गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल है? रुक जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? क्या चल रहा है? गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग आकाश, उन्नयन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग सोहम, शिवम, यश, सुदीप, स्मृति, गुड इवनिंग नैन्सी, गुड इवनिंग हर्ष, आयुष, अंशुल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? श्रेया गुड इवनिंग, दीपिका, सनी गुड इवनिंग, अननोन गुड इवनिंग, गोपाल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कोमल, वेदांत, समीर, अनुज, नमिशा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? श्लोक गुड इवनिंग, अननोन गुड इवनिंग, यार ये सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग फैसल, गुड इवनिंग आलोक, आयुष, अनीश, गुड इवनिंग अर्पित, सौम्या गुड इवनिंग, यश गुड इवनिंग, निकिता गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या चल रहा भाई? कैसे हो सब लोग? कुछ पढ़ाई करते हो कि नहीं यार तुम लोग? हैं? पढ़ते लिखते हो? अब कुछ तो पढ़ते ही होगे, है ना? कुछ तो पढ़ते ही होगे। हाँ सही है। मतलब और आज जो है मैं शायद थोड़ी देर बाद जो है तुम्हें वो जो कुछ होमवर्क दिया गया था, 4 5 6 अच्छे सवाल जो दिए गए थे, उनका एक वीडियो सोल्यूशन भी मैं तुम्हें तुम्हारे बैच में अपलोड करा दूंगा, है ना? तो तुम उसको भी देख सकते हो। और ये अच्छा है और वो काफी इंटरेस्टिंग है। उनके सोल्यूशंस, वीडियो सोल्यूशंस ही हैं मेरे पास, तो मैंने उनके वीडियो सोल्यूशंस ही कट करके तुम्हें दिए हैं। तो तुम उनको अपने सवालों को देखना और अपने हिसाब से देखना, है ना? तो आरजे सर ने कुछ किया आज। आरजे सर रोस्टेड यू। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तो चलता है। ऐसे ऐसे आदमी इसी तरह से फेमस होता है, समझ रहे बात को? जब बड़े बड़े लोग उसको रोस्ट करें तो समझ लीजिए आदमी फेमस होने वाला है, समझ रहे बात को? तो खैर थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं, है ना? और सब लोगों को जो काम दिया गया था उस काम को भी करना। कल भी मैंने कुछ सवाल दिए थे, मैंने देखा यार किस पता नहीं कहां पर, हाँ शायद डाउट सेक्शन में मैंने देखा था कि कुछ बच्चों ने लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेकंड बताइए, थर्ड बताइए। गजब आदमी हो, सारे सवाल जो है हम ही करवाओगे। तुम्हें किस लिए होमवर्क दिया जाता है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, होमवर्क का सोल्यूशन का क्या मतलब होता है यार? होमवर्क होमवर्क होता है, बस बात खत्म हो गई। अब उस पर जोर लगाया जाता है अपना करो, कुछ किसी तरह से कोशिश करके सॉल्व करो। होमवर्क के सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करिए और आपको जो है अपनी जान दे दीजिए। इतना थोड़ी ना करना चाहिए यार, समझ रहे बात को? धीरे धीरे करके अपने आप आदमी सीखता है, करता है, हो जाता है, समझ रहे हैं? तो मिमिक्री की थी। अच्छा, आज मिमिक्री हुई भाई हमारी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, लल्लू, लल्लू वाली कुछ में बिक्री थी। हाँ, एंड वाला आ गया। देखो एंड वाला तो मुझे लगता है यार इसकी दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं। बेचारा कई दिनों से एंड एंड कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसकी दुआएं पूरी क्यों नहीं हो रही है। तुमने कुछ पाप किए यार? ऐसे कुछ ऐसे सोचो जैसे कुछ कभी कभी किसी जानवर को पत्थर मारा हो या किसी चींटी ईटी को पैर से मसल दिया हो, कुछ इस तरह का कोई पाप हुआ है तुमसे? तुम्हारे क्यों नहीं? तुम्हारा ऊपर वाला तो सबकी दुआएं सुनता है ना? कोई आदमी दिल से अगर दुआ मांग रहा है तो ऊपर वाला सबकी दुआएं सुनता है, तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार? मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार दोस्त। तुम थोड़ा सा करो, पता करो कुछ, जाओ कहीं, पता करो किसी बाबा बाबा के पास, जो भी कुछ होता है ना, समझ बात को? चेक करो कि यार क्या गड़बड़ क्या है तुम्हारी। कुछ वो लगाओ, कुछ करो, जतन करो उसके लिए कुछ, है ना? तो मेरे ख्याल से आवाज तुम्हारी ऊपर वाले तक पहुंचेगी यार, सबकी पहुंचती है, तुम्हारी भी पहुंचेगी। क्यों नहीं अब तक एंड हुआ तुम्हारा? हम समझ नहीं पा रहे यार। तुम्हारा एंड जल्दी हो जाना चाहिए था, तुम इतने दिनों से एंड एंड कर रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे कि चक्कर क्या है। ये जो बच्चे भी क्लास में, इतने सारे बच्चों में से जो 2 4 बच्चे एंड एंड करते हैं, ये कब, मतलब ये तो बहुत बड़े पापी हैं। मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला इनका संहार ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये कि हमने सुना है जब जब धरती पे पाप बढ़ा है ना, तो संहार करने के लिए कोई ना कोई आया है। बस आप समझ लीजिए, आप इंतजार करिए, संहार होगा, सबका संहार होगा। जो भी बच्चे एंड एंड कर रहे हैं उन सबका संहार किया जाएगा, आप घबराइए नहीं, समझ रहे हैं? तो खैर, अबे अबे शुरुआत तो करने दो, पहले ही एंड एंड करने लग जाते हो यार। गजब टाइप के आदमी। हम समझ रहे हैं तुम मजाक भी करते हो हमारे साथ, है ना? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि एक जो है इतने बड़े आदमी के साथ जो है मजाक किया जाए, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती। खैर, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, देखो हम चैट बंद कर देंगे यार,
हाँ बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी अच्छी तारीफें लिखी, बड़ी अच्छी बात है। एंड कर देते, कोरोना वोरोना सब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, हम सब खत्म कर देते हैं। हमसे तुम उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो, हमें समझ में नहीं आता। तुम जो है हमें भड़काने की कोशिश करते हो। सर कोरोना के ऊपर 2 लाइनें ऐसे, बहुत बढ़िया। फिर धीरे से तुम कोई मैच के बारे में पूछने लगते हो। तुम्हें पता है हम इन सब बारे में कोई बातें नहीं करते, हमें कोई लेना देना ही नहीं है यार, अब जो चल रहा है चल रहा है, ठीक। और तुम हमसे ज्यादा जानते हो, हम तुम्हें क्या बता देंगे, ठीक। तो इसमें लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी, बड़ी खूबसूरत डिस्कशन थी। तुमने देखा था कि हम लोगों ने एक आदमी को परेशान किया था, उस आदमी का नाम आरेनियस था। लोग उसके घर सुबह पहुंच गए, फिर दोपहर में पहुंच गए। सुबह पहुंचने के बाद उसने कुछ बताया, दोपहर में उसने कुछ और बताया, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कुछ उसने बताया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये लगी कि अल्टीमेटली जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को किया कैसे जा रहा है, और अल्टीमेटली उसका क्या डेरिवेशन था, उस बेचारे ने क्या मेहनत की थी, इन सब चीजों से मुझे मतलब नहीं है। लेकिन एक अल्टीमेटली एक रिजल्ट निकल के आया था, जो रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और उस रिजल्ट से हमने किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कुछ 2 रास्ते निकाले थे। अब कल इन्हीं के ऊपर मैंने तुमको 1-2 सवाल दिए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कुछ देते हैं तो तुम करते नहीं हो, और फिर ये कहते हो होमवर्क के सोल्यूशन दे दीजिए। यार ये बहुत आदत ही खराब है तुम्हारी यार। होमवर्क के सोल्यूशन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। क्यों होमवर्क के सोल्यूशन दिए जाए? होमवर्क होमवर्क होता है, बात खत्म करिए, माथा फोड़िए अपना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 हफ्ते बाद, अपना करिए, खुद से करिए, कैसे ना कैसे सॉल्व करिए उसको, बस खत्म। आप समझ रहे हैं, उनके आंसर्स आपके पास हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक। लेकिन फिर भी अब क्योंकि अब फिर तुम वही है कि तुम मानते हो नहीं, और फिर जो है परेशान करते हो। तो हमने जैसे कल एक सवाल दिया था, ये जेई मेंस में पूछा गया सवाल था। मैं सिर्फ एक सवाल ये वाला करके दिखाता हूं तुम्हें, या इसी टाइप का कोई सवाल और भी सवाल दिए गए थे यार, तुम्हें करने चाहिए थे भाई, थोड़ा सा कोशिश किया करो बे। किस तरह के आदमी हो तुम लोग। खैर, यहां पर जो सवाल तुम्हें दिया गया था, इसमें कल बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है हमारी, बहुत डिटेल में ये डिस्कशन हुई है कि सर देखिए बात समझिए हमारी, हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, और एक हमारा अलग अलग 2 टेम्परेचर्स पर अगर रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाएं, तो हम log KT2/KT1 वाले एक्सप्रेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सर कल हमारी इस बारे में बाकायदा खूबसूरत तरीके से बातचीत हुई है, लेकिन तुम तो सिर्फ खूबसूरत समझ जाते हो, बातचीत भूल जाते हो। बात समझ रहे हो? तो वो खूबसूरत तरीके से जो बातचीत हुई थी वो यही हुई थी जो हमें समझना था। तो कल जो डिस्कशन है उसी के बेसिस पर यह सवाल बनाए गए, और मैंने ग्राफिकल चीजों पर, तुमने देखा होगा अब तक तुमने मुझसे 1-2 चैप्टर ही पढ़े हैं, हमने 11th क्लास के जो चैप्टर्स किए हैं उनमें भी मैं कोशिश करता हूं ग्राफिकल चीजों का एनालिसिस ज्यादा डिटेल में की जाए। रीजन जेई के मेंस लेवल पर भी मैं देख रहा हूं कि वो ग्राफिकल सवालों पर ज्यादा जोर देता है। तो इसलिए ये और वो तुम्हारे सामने ये देख लीजिए, लाइन से जेई में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो कल भी हमारा डिस्कशन हुआ है कि ln के और 1/t का कर्व है, या log के और 1/t का कर्व है, तो स्लोप कैसे डिसाइड होगा। तो कल का जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन में ये तय हुआ था कि अगर आपने ln के वर्सेस 1/t का कर्व खींचा, तो जो स्लोप निकल के आएगा वो आएगा EA अपॉन माइनस में EA अपॉन R, अगर तुम्हें याद हो, नहीं तो अपनी कॉपी पलट के देखो। दूसरा क्या बात निकल के आई थी? दूसरी बात निकल के आई थी, अगर आपका यही कर्व log के वर्सेस 1/t का होता, तो जो स्लोप बनता वो माइनस EA अपॉन 2.303R बनता। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर, बाकी लोगों को छोड़िए, ये सब नालायक हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, हम बता रहे हैं सर, हमने इस बात को याद किया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यानी कल जो हमारा डिस्कशन था वो इस बारे में हुआ था। क्लियर है? तो सर बस अब इसी को लेके सवाल बना देते हैं, आप खेलते कूदते रहिए सर। अब मैथ्स के स्टूडेंट को यह समझाना कि सर अब इसको नीचे ले जाएंगे कि स्लोप ऊपर आएगा, यार ये सब बातें हमें समझ में नहीं आती, और हमें वाकई में हैरानी होती है। हम तुमको हर पहले दिन से ये पूछ रहे हैं, कैसे पढ़ते हो बे, कैसे, मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हो, हम समझ ही नहीं पाते। जिसको गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता, जिसको ये लगता है कि यार ये स्लोप क्या होता है, जिसको ये नहीं समझ में आता ये लाइन की इक्वेशन है, ये नहीं समझ में आता ये एक्सपोनेंशियल रिएक्शन क्या, अरे तुम कर कैसे रहे हो, तुम जी कैसे रहो बे। तुम इतने अच्छे अच्छे सवालों को, मैथ्स के, फिजिक्स के, जो बढ़िया इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या बॉल नाच रही है और वो करंट इधर भाग रही है, तुम ये सब कर कैसे पाते हो जब तुम्हें सीधी बात, हाँ या तो ये है सर, वहां पर हमारा मोड कुछ और होता है सर, वहां पर हम जो है अपना समझ बात को इंटेलेक्चुअल मोड ऑन कर देते, खड़ाक बटन दबाया, इंटेलेक्चुअल मोड चालू हो गया सर, अब हमें सब समझ में आता है। वो जो मैक्सिमम मिनिमा ऐसे कर्वेचर और वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ड्रामेबाजी सर सब हमें समझ में आती है। लेकिन सर जैसी केमिस्ट्री क्लास शुरू होती है,
जैसी केमिस्ट्री क्लास शुरू होती है सर हम वो मोड बंद कर देते हैं सर, हम अपना मोड बंद कर देते तो भी ठीक था सर, हम अपना दूसरा वाला मोड ऑन कर देते सर, वो जो बेवकूफी वाला मोड होता है सर, लल्लू पने वाला मोड सर, वो हम ऑन कर देते हैं सर, बिल्कुल लल्लू बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं एकदम। तो यार ऐसे में यार बड़ा गड़बड़ लगता है यार। आप समझ लीजिए, अब ये कोई गणित का अगर मान लीजिए मैथ्स में ये सवाल आ जाए कि भाई ln के और 1/t के कर्व का स्लोप माइनस ये बाय आर होता है, तो इस सवाल को देख के कोई परेशानी है तुम्हें? यहां पर ln के और 1/t तो है नहीं सर, 1/t थोड़ी ना है सर, यहां 10⁻³ अरे तो तुम 10⁻³ का स्लोप ले लो, यानी आप इस तरह से अपनी इक्वेशन को लिख लीजिए ना। अब ये भी तुम्हें बताया जाएगा यार, है बताइए, हद हो गई। ln के इज इक्वल टू ए अपॉन आर इंटू 10⁻³ यही होता है इक्वेशन। ln के इज इक्वल टू ln ए, क्या था वो हमारा इक्वेशन क्या था, ln के इज इक्वल टू ln ए, ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस EA अपॉन आर, यही था सर। आर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये कर लीजिए ना सर, इसमें कोई परेशानी है तुम्हें करने में सर? नीचे भी 10⁻³ ऊपर भी 10⁻³। अब आप बताइए सर ln के और 1/t ना, ln के और 10⁻³ का कर्व क्या है, उसका स्लोप क्या है सर? उसका स्लोप माइनस EA बाय आर इंटू 10⁻³ है, यानी इस बार जो स्लोप दे रखा है आपके हिसाब से वो कितना है सर? मेरे हिसाब से स्लोप है माइनस EA अपॉन आर इंटू 10⁻³ और उन्होंने जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर? आपने -18.5 दे रखा है। तो क्या इससे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल पाओ? गजब आदमी हो यार। यह आ जाएगा 18.5, माइनस तो हट जाएगा सर, 18.5 इंटू 10⁻³ इंटू, अगर आंसर हमें कोई दे रखा है जूल में दे रखा है तो हम 8.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जूल में आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी परेशानी है सर, ये कैसे कर देंगे सर? ये कैसे कमाल कर दिया आपने? अरे कैसे क्या कमाल कर दिया? आंसर लिख दो, 154 किलो जूल, ये आंसर आ गया। 154 इंटू 10⁻³ जूल, जिसको आजकल 154 किलो जूल भी कहते हैं। तुम पता नहीं कह पाते हो कि नहीं, लेकिन पब्लिक आज भी इसको 154 किलो जूल ही कहती। अब इसमें यार ऐसा कमाल कर दिया सर आपने, है सर, लाइन से बच्चों ने डाउट में पूछ रखा था सर क्वेश्चन 1 जरूर बता दीजिएगा, 1 बता दीजिएगा। हमारी तो 1 में ही बैंड बज गई। यार क्या करते हो यार, मतलब हम चाहते हैं तुम्हें सवाल खुद से करके कॉन्फिडेंस आ जाए, और तुम सवाल हमसे करवा के हम बार बार वही सोचते हैं अभी यार हम पढ़ाते क्या है, हम किस बात को डिस्कस कर रहे हैं और ये इन्हीं सवालों में खेलकूद कर रहा है। बताइए, हद हो गई। इसी तरह का सिमिलर सवाल ये देखिए, कैसे सिमिलर है सर? तो कमाल कर दिया आपने, गजब सवाल बना दिया। अरे 2022 का वो, 2019 का ये, 20 का वो, 21 का वो, 24 का वो, सब लाइन से एक जैसे सवाल। क्यों करेंगे भाई हम? है सर होमवर्क का सोल्यूशन दे दीजिए। क्यों दे देंगे होमवर्क का सोल्यूशन? क्या इसी काम के लिए आए हो कि सर पढ़ाएंगे भी, सवाल भी देंगे, सवाल को वही सॉल्व भी करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और सवाल देंगे सर, फिर उनको भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ सर ही करेंगे। हम तो सिर्फ बैठे रहेंगे, हम तो मोड ही चेंज करते रहेंगे, एक बार इंटेलेक्चुअल मोड, एक बार, समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा समझो, है ना। अब जैसे यहां पर ये भी वही है सर, ln के 1/t। तो अभी हमने लिखा था ln के और 1/t का सीन क्या लिखा था, सेम था, अभी बिल्कुल सेम बात हुई थी हमारी। ln के और 1/t का सीन अभी आपने बताया था कि सर अगर ln के वर्सेस 1/t का कर्व हो, तो ये तो ठीक है सर, आपने इक्वेशन अभी लिखी थी, ln के इज इक्वल टू, तुम भी 2-4 बार लिख लिया करो, माइनस EA बाय आर 1/t। सर ये इक्वेशन होती है सर। क्या इस बार कुछ करना पड़ेगा 10⁻³ - 3? कुछ नहीं करना सर, 1/t का ही कर्व है। तो अगर ln के और 1/t का कर्व बनेगा तो ln के 1/t के कर्व का स्लोप माइनस EA बाय आर होगा, यानी इस बार आपको माइनस EA बाय आर की वैल्यू दे रखी, माइनस EA बाय आर इज इक्वल टू -4606। सर ये दे रखा है, माइनस EA बाय आर दे रखा है। और अगर माइनस EA बाय आर आपकी वैल्यू आपको पता है तो इससे आप एक्टिवेशन पता नहीं क्या निकालना है, द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -4606 इंटू 8.314 जूल, ये एक्टिवेशन एनर्जी निकल आई। क्लियर है? अब जब एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी तो आप जो है बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 400 केल्विन पर दे रखा है, 500 केल्विन पर निकालिएगा। सर अब 400 केल्विन का दे रखा है, 500 केल्विन पर निकालना है, आपने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रखी है, अपना धीरे से खेल कूद करते रहिएगा।
सॉल्व करके देख लीजिए आप, हम कर ही लेते हैं। क्या आ जाएगा सर, लॉग में रखते हैं क्योंकि लॉग वॉग की वैल्यू हमें समझ में आती है। तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ के टी टू दैट इज 500 पे हमें निकालना है, अपॉन के टी वन दैट इज 400 पे हमें दे रखा है। ये सब केल्विन है भाई, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। इज इक्वल टू ये अपॉन ये की वैल्यू कितनी है, -460 नहीं माइनस तो हट जाएगा ना यार, माइनस हट जाएगा तो यह आ जाएगा 4606 इंटू आर, है ना, ये आर ही है, आर मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं थी, डिवाइडेड बाय 2.303 आर 1/T1। क्या फॉर्मूला था, लॉग KT2/KT1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 आर, ये है 2.0 आर 1/T1 माइनस 1/T2। 1/T1 हो गया 400 और 1/T2 हो गया 500। सर इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कितना अच्छा डेटा दे रखा है, और क्या बच्चे की जान लोगे, इससे ज्यादा सिंपल भी कोई करके देगा। ये आर आर कैंसिल हो जाएगा सर, और लॉग KT2 में एक आदमी की वैल्यू दे रखी, बाद में देखेंगे, और इसको इससे हटाया तो 10 की पावर 3 आ गया सर, यानी ये हटेगा तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, नहीं 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा, सॉल्व करिए अपने आप ही सॉल्व करिए, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ, यहां लिख लेते हैं, लॉग ऑफ के 500 पे हमें चाहिए, 400 का हमें दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 100, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा सर, नीचे बचेगा 500 इंटू 400, तो नीचे बचेगा 500 400, 500 इंटू 400। बहुत बढ़िया सर, अगर ध्यान से देखें तो ये गया ये गया ये गया ये गया, बहुत बढ़िया सर, ऊपर 2000 नीचे भी 2000, खेल ही खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया, यानी 1 आ रहा है, लॉग की वैल्यू 1 आ रही है। लॉग की वैल्यू 1 कब होती है सर, एक सेकंड, लॉग की वैल्यू 1 सर, एक सेकंड, गधे वाला मोड बंद करते हैं और इंटेलेक्चुअल वाला मोड ऑन करते हैं। लॉग की वैल्यू 1 होती है जब लॉग 10 का लिया जाए, दैट मींस दिस इज 10, तो यानी के 500 डिवाइडेड बाय के 400, अब ये सब अपने आप ही करना था तुम्हें, के 500 डिवाइडेड बाय के 400 इज इक्वल टू 10। तो अगर हमें 500 वाला के चाहिए तो के 500 कितना आ जाएगा, के 500 इज इक्वल टू 10 इंटू के 400, और के 400 10⁻⁵ दे रखा है, तो दिस इज 10⁻⁴, यानी 500 वाला 10⁻⁴ आ जाएगा। डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक बार तुम कैलकुलेशन और देख लेना, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो, तो आप एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लीजिए। क्लियर है, यानी जो स्लोप दे रखा है उससे एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, और एक्टिवेशन एनर्जी आने के बाद लॉग KT2/KT1 वाला फॉर्मूला यूज करवा रहा है, और डेटा बड़ा सुंदर दे रखा है। यही सवाल एडवांस का बन जाएगा, कैसे सर, डेटा गंदा कर दीजिएगा एडवांस बन जाएगा, बस खत्म, इतना करना होता है। नहीं, लेकिन सर अगर ये एडवांस वाला सवाल होता तो हम नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि सर हम तो देख के समझ जाते ना कि हम नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लैरिटी है सर, हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी है सर, जब सवाल केमिस्ट्री का आता है तो उस टाइम पर हम सवालों को वैसे ही ये समझ के पढ़ते हैं कि ये आसानी होना चाहिए, मुश्किल होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये आदत सही नहीं हुई तो एडवांस में हमें तकलीफ मिलती है, इसलिए आदत सुधारो, जो कि पहले दिन से समझाई जा रही है। क्लियर है, चलिए सर और बात कर लेते हैं। तो इस तरह एक तीसरा और हमने दिया था, उसके लिए भी बच्चों ने कहा था 1 2 3 1 2 3 बता दीजिएगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम दिस टू दिस। बताइए, ये भी एक सवाल है, ये भी हमारा सवाल है जिसमें बच्चों ने हमसे डाउट पूछा है, और वो ये चाहते हैं कि सर इनके भी सोल्यूशंस आप प्रोवाइड किया करिए। सर हमने बाकायदा काफी पैसे दिए हैं, आप हर होमवर्क के एक एक सवाल के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया करिए। ये हमसे हो नहीं पाएगा भाई, हम एकदम साफ बता दें, क्योंकि हम तुम्हें सिखाने के लिए यहां आए हैं, हम सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए कितना काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आप सीखें, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया। अब फायदा तुम्हें उठाना है, मर्जी तुम्हारी। और फिर दूसरा ये भी है, एक्सपेक्टेशन हर सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट की एक जैसी हो ये जरूरी नहीं। जिस सब्जेक्ट में जैसी जरूरी बातें होती हैं या जरूरी चीजें करनी होती हैं, टीचर्स उस सब्जेक्ट में उतनी जरूरी चीजें करते हैं। हम फिजिकल केमिस्ट्री में अपने हिसाब से वो जरूरी चीजें करना चाह रहे हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। तो इसको यार थोड़ा सा रेस्पेक्ट दो, इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, इसको समझो बात को। अब ये वाला सवाल भी यार क्यों करूं मैं मुझे समझ में नहीं आता। तो क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती, ठीक है सर, नहीं आती। अब इतनी तो आती है ना कि भाई 5 टाइम्स बढ़ गया ऐसे, रेट कांस्टेंट, इतनी अंग्रेजी तो आती है। तो कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स।
तो टेम्परेचर दे रखा 27 से 52। अब ये सबसे टेम्परेचर भी अब समझो बात को, और एक्टिवेशन एनर्जी हमें निकालनी है। तो हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये लिख देते हैं लॉग ऑफ KT2 यानी के 52 डिग्री। 52 डिग्री जो आजकल होता है वो 273 में अगर आपने गलती से 52 डिग्री जोड़ दिया तो ये आजकल 325 होने लगा है, ठीक है ना। तो यानी के 325 KT2 अपॉन KT1, KT1 300 है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303R 1/T1 -1/T2। अब आप इसको अपने आप ही सॉल्व करेंगे भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद। ये कंफर्मेशन मैं आपको इतनी हिंट दे सकता हूं, और ये कमाल की हिंट है कि ये वैल्यू हमारी 5। बताइए, क्योंकि आपका जो रेट है 5 गुना बढ़ जाता है, तो अगर मैं ऊपर और नीचे वाले रेट की बात करूं तो उसका रेशो 5 निकल के आएगा। सब कुछ सवाल में दे रखा है, जिस यूनिट में आर रखेंगे उसी यूनिट में ए निकल के आएगी। आप अपने ऑप्शंस में या सवाल को पढ़ लीजिएगा, जैसे कि इस सवाल में भी वो कुछ कह रहा है सर किलो जूल पर मोल में चाहिए सर, तो किलो जूल में अगर आपको आंसर चाहिए तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालिएगा, आर की वैल्यू जूल में रखिएगा, तो उससे जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो जूल में आ जाएगी। अब आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये सब तुम्हें बताने का नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये इसीलिए तो आपसे पूछते हैं हम सवाल, हमारे आंसर नहीं आ रहा। अब ये चीज तुम अगर आप सीख ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे आएगा? तो ये चीज तो आपको खुद सीखनी चाहिए, समझ रहे बात को। तो यहां से ये एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सवाल काफी करने के लिए दिए गए थे, लेकिन मैं जो हूं अननेसेसरी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूं। और मुद्दा हमारा आज ये शुरू होने जा रहा है कि हम इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें। किस बारे में सर? एक नई बात शुरू करते हैं। नहीं है, एक ऐसी सिंपल बात करते हैं। कल हमारा जो डिस्कशन था वो क्या था? कल हमारा डिस्कशन यही था कि भाई किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से इक्वेशंस के बारे में बात हुई, वो सारी कहानी। आज इसी में एक चीज जो है थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि कल जो बात हुई वो बड़ी क्लियर थी हमारी। बात ये थी कि भाई ऐसे कैसे आप प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कोलिजन्स हो रहे हैं वो एक तो हेड ऑन कोलिजन हो, और साथ ही साथ जिस एनर्जी के साथ वो कोलिजन हो रहे हैं वो कोलिजन की जो एनर्जी है वो भी जो है बाकायदा अच्छी दिखाई देनी चाहिए। कुछ इसी बारे में हमारा कल डिस्कशन हो रहा था। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा डिस्कशन था। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यार ये एक सेकंड, कोई चमक पड़ रही है। हम्म। हाँ, तो इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं भाई, देखिए ऐसा ठीक है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, और जो आप डिस्कशन करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह का डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो हमारा कल भी हमारी बात हुई थी, जैसे अगर कोई हेड ऑन कोलिजन नहीं है तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। पहली बात तो बड़ा क्लियर है। यानी अगर मैं एक सीधी सीधी बात करूं तो वो ये था कि मान लीजिए, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि A2 और B2 के मिलने से मान लेते हैं कि सर AB बन रहा है। चलिए ठीक है, बात तो आपकी सही है, A2 और B2 के मिलने से मान लीजिए AB बन रहा है। और कल भी हमारी बात हुई थी, ये जितनी भी कहानी आप पढ़ रहे हैं वो सब सिंगल स्टेप रिएक्शंस यानी एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए हैं। अगर आप ये सोचे कि पता नहीं हम टक्कर मारेंगे नहीं मारेंगे, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। यानी एक्चुअली जो एनालिसिस कर रहा हूं मैं, वो उस रिएक्शन की एनालिसिस कर रहा हूं जो हो रही है मेरे सामने। आप समझ रहे? मैं उसमें शक में नहीं हूं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कि ऐसा होगा कि वैसा होगा ना, बिल्कुल क्लियर है सर। A2 आ रहा है B2 के साथ टक्कर मारने, बात खत्म। तो सर ये जो A2 आ रहा है B2 के साथ टक्कर मारने, तमीज से आए ना सर, ऐसे थोड़ा ना सर मुंह उठा के चले आए, ऐसे कहीं भी छू के निकल गए। सर ये छूने छाने वाले लोगों से प्रोडक्ट नहीं बनेगा सर, बकायदा सर से सर टकराना पड़ेगा। यानी अगर आप ये कहें कि भैया ऐसा है, हमारा A2 आया और वो B2 से टक्कर मार रहा है, तो मान लीजिए आपका जो A2 है वो ये है, ऐसे ही ले लेते हैं, ये आपका A2 है, दिस इज A एंड दिस इज A। और अब आप ये उम्मीद करते हैं कि वो B2 से टक्कर मारेगा, बिल्कुल मारेगा, क्यों नहीं मारेगा सर? ये आपका B2 है, ये आपका, ऐसे ही ले लेते हैं, ये आपका B2 है।
और ये जो A2 है ये B2 के साथ टक्कर मार रहा है। कैसे टक्कर मार रहा है सर? ये A2 जो है वो B2 के साथ टक्कर मार रहा है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि सर A2 अगर B2 से टक्कर मारता है तो किस तरह से टक्कर मारेगा सर? ये आपका A है, ये A2 है और ये आपका B2 है। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ बढ़िया टक्कर मारी और इस उम्मीद के साथ कि कुछ प्रोडक्ट बनेगा। पता ये चला A2 मुंह उठा के, मुंह सड़ा के कहीं और चला गया और B2 मुंह सड़ा के कहीं और चला गया। सर हमने कहा लो भैया कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ओरिएंटेशन मजेदार नहीं था सर। ओरिएंटेशन मजेदार नहीं था। दिस इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन सर, दिस इज सिंपल केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन सर। ये एक सिंपल केस है सर ऑब्लिक कोलिजन का। ये एक सिंपल केस है सर। ये कहीं से भी मुझे इफेक्टिव कोलिजन नजर नहीं आता। आप बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि आप चाहे जिस एनर्जी से टकराएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोडक्ट की तरफ आंख उठा के भी मत देखिएगा सर। दिस इज फॉल्स सर। ये A2 और B2 के मिलने से AB के बनने की मैकेनिज्म नहीं हो सकती सर। अरे तो फिर कैसे बनेगा? अरे भाई सर तमीज से टकराइए सर, तमीज से टकराइए, देखिए क्या खूबसूरत प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर तमीज से टकराने की बात करें, यानी यहां पर तो दिखाई दे रहा है A2 आया B2 आया, आपस में जुड़े जाड़े निकल गए, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिकॉज द कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा लॉजिकल लगती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता कि ये आया, इस बार भी ऐसे लिखते हैं, जो हमारा रिएक्शन है वो यही है, A2 B2 के साथ जुड़कर AB में कन्वर्ट होना चाहता है। तो अगर A2 B2 के साथ जुड़कर AB में कन्वर्ट होना चाहता है तो जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी क्या है सर? एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये आपका A2 आया सर, ये अच्छा है सर, और ये B2 के सामने आके खड़ा हो गया सर, ये आपका B2 है, बहुत बढ़िया सर। इस बार ये दोनों बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ लग रहा है बातचीत करना चाहते हैं सर। ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं सर, ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो अब सर अब लॉजिकल है सर। अब क्या होगा सर? अब लॉजिकल ये है कि सर ये जो A2 है, अगर मैं इसको और सही से लिखाऊं तो सर कुछ इस तरह से सीन बनेगा कि ये जो A और A है और ये जो B और B है सर, इस बार ये लोग आपस में जुड़ने की सोचेंगे और इनका बॉन्ड टूटने की सोचेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर? ये वाला जो बॉन्ड है सर ये टूटने की सोचेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये बनने की सोचेगा। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड टूटने की सोचेगा और ये वाला बॉन्ड बनने की सोचेगा सर। इस बार थोड़ा सा लॉजिक समझ में आता है। यानी ये हमारा B है, ये भी हमारा B है, ये हमारा A है और ये भी हमारा A है सर। ये दोनों हमारे A। अब ऐसे में एक चीज तो क्लियर हो गई सर, ये वाला जो बॉन्ड है सर ये वाला तो डार्क होना चाहिए सर, ये वाला बॉन्ड भी डार्क होना चाहिए और ये वाला बॉन्ड लाइट होना चाहिए और ये वाला बॉन्ड भी लाइट होना चाहिए। लाइट मतलब धीरे धीरे करके ये बॉन्ड वीक होता जाएगा और धीरे धीरे करके AB का बॉन्ड डार्क होता चला जाएगा। और क्योंकि ये सर बिल्कुल सर से सर टक्कर मार रहे हैं तो अब बड़ा खूबसूरत आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा सर। एक A, बल्कि दो, क्यों ऐसे अलग अलग करके लिखते हैं सर? एक A जो है वो B के साथ खूबसूरत तरीके से जुड़ जाएगा और जो दूसरा A है वो दूसरे B के साथ खूबसूरत तरीके से जुड़ जाएगा सर। आपको दो AB बनते हुए नजर आएंगे और ये अब आपका सही प्रोडक्ट होगा सर। ये सही लगता है सर। अब ये सही लगता है सर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिचुएशन अब हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन है सर। दिस इज नाउ हेड ऑन कोलिजन, जिसके बारे में बात कर रहे थे, हेड ऑन कोलिजन। दिस इज हेड ऑन कोलिजन। ये सही है सर। अब ये हेड ऑन कोलिजन है और इस हेड ऑन कोलिजन से प्रोडक्ट बन सकता है, बिल्कुल सही। यानी कल भी जो हमारी बात हुई थी वो यही थी कि एक तो स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टक्कर मारते वक्त जो आपका ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन ये यार ये मेरे हाथ में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस मॉलिक्यूल को टेढ़ा करके टक्कर मारूंगा, ये बस चल रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, समझ रहे? कोई इधर घूम रहा, कोई, और लड़ गए सही से तो लड़ गए, नहीं लड़े तो नहीं लड़े। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। मेरी आप बात समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ से A2 को लाएंगे और फिर B2 को लाएंगे और अगर आपको लगता है B2 टेढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा उसको सीधा कर देंगे और फिर कहेंगे जा घुस जाए से। नहीं हो सकता ना, आप समझ रहे बात को? ये मेरे हाथ में नहीं है। तो कंटेनर में अरबों टर्बो टाइप के कोलिजन हो रहे हैं। उन अरबों टर्बो कोलिजन फ्रीक्वेंसीज में सर कुछ इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ हो रहे हैं सर। इनका जो मल्टीप्लीकेशन है सर वही आपको इफेक्टिव कोलिजन प्रोवाइड करता है। यानी यहां पर एक छोटी सी बात जो जोड़ना चाह रहा हूं, मैं ये जोड़ना चाह रहा हूं कि ये जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कल हमने लिखा था उसका एक फॉर्म और लिखने का है जिसको आप लिख सकते हैं P इंटू जेड E raised power माइनस EA by RT।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल हमने लिखा था, बस फर्क इतना है कि सर जो आप पी डिफाइन कर रहे हैं वो आपका हिस्टेरिक फैक्टर है। सर जिसको आप पी कहते हैं वो आपका एक हिस्टेरिक फैक्टर है, या आप इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ जो आपका दूसरा वाला आदमी है उसको भी आप अपने हिसाब से कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर पी को ये सेम इक्वेशन है, अगर आप देखें तो यहां पर मैंने कल आर्हेनियस की इक्वेशन डिफाइन की थी, दैट वाज ए इंटू ई रेस पर माइनस ई ए बाय आर टी। तो जो कोलिजन थ्योरी है मेरी, वो कोलिजन थ्योरी यही कहती है कि ये जो पी है दिस इज प्रोबेबिलिटी और हिस्टेरिक फैक्टर, दिस इज हिस्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जो हमारा Z है वो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उनमें से अगर मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ, यानी उन हेड ऑन कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जाकर अल्टीमेटली इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स देखने को मिलेंगे। यानी जो पीजेड है वो है मेरा इफेक्टिवनेस इन द कोलिजन। यानी अगर आप सिर्फ पीजेड की बात करते हैं तो ये एक्चुअली ओवरऑल ओरिएंटेशन को गवर्न करता है। आप समझ रहे हैं? यानी ऐसे कोलिजन्स जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहे हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? टोटल कोलिजन्स में से आप मल्टीप्लाई कर दें उन प्रोबेबिलिटीज को जो हेड ऑन कोलिजन्स के होने की प्रोबेबिलिटीज है, तो आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो भी टर्म निकल के आएगा उसको आप प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू होने वाले कोलिजन्स की का नंबर दे सकते हैं। दिस इज ओरिएंटेशन फैक्टर, ये हमारा ओरिएंटेशन वाला फैक्टर, दिस इज ओरिएंटेशन। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं बाकी चीजों की वैल्यू लिखता हूं तो बाकी चीजों की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सर एक ईए है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं सर, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया सर, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं। और इसके अंदर क्या क्या टर्म है सर? बाकी हमारे सारे टर्म है सर। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो केल्विन में लिया जाता है, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में लिया जाएगा, जरूर ध्यान रखना केल्विन वाला। और सर इसी तरह से हमारा आर है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। इसकी वैल्यू आप 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल भी रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आप 1.98 और 2 कैलोरी पर केल्विन मोल भी रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दी जाए तो आप आर की वैल्यू जूल में रखिएगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में दी जा रही है तो आप आर की वैल्यू कैलोरी में रखिएगा। क्लियर है? ये कुछ फैक्ट्स, इनको देख के मुझे ऐसा लगता है जेई के दिमाग में एक सवाल और उठता है, और वो ये उठता है, और वो ये सवाल उठता है कि यहां से मुझे एक एक्सप्रेशन समझ में आता है कि ए की वैल्यू पी इंटू जेड के बराबर होती, और इसी वजह से प्रोबेबिलिटी फैक्टर अगर आप कभी कैलकुलेट करना चाहें तो वो ए अपॉन जेड से निकाला जाता है। तो सब लोग इस बात को अपने दिमाग के कोने में जरूर रखेंगे कि जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर जो ए था, जो आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर जो मेरा ए था, उसके बारे में जो हमारी बात हुई थी वो क्या थी सर? ये जो ए है दिस इज आर्हेनियस फैक्टर, इसके नाम हमने अलग अलग करके आर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से हमने इसको पढ़ा था। दिस वाज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यानी ये जो आर्हेनियस का ए है और जो कोलिजन थ्योरी का ये जो पीजेड है सर, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर हैं सर। आर्हेनियस के हिसाब से भी ये हमारा ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करने, दिस इज व्हाट सर, दिस इज इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। और व्हाट वाज दिस सर? दिस अगेन दिस इज ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करने वाला फैक्टर, दैट इज अगेन ओरिएंटेशन फैक्टर। सर ये वही फैक्टर है जो आर्हेनियस के हिसाब से ए के लिए ए को माना गया था सर। पी और जेड को मल्टीप्लाई करके आपको ओवरऑल इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स मिलेंगे, वो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं की वजह से प्रोडक्ट बनेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि सर अभी एक और फैक्टर बचा है जो एनर्जी फैक्टर,
और वो एनर्जी वाला फैक्टर कौन सा है? वो सेकंड वाला फैक्टर। यानी बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यानी जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। इस चीज का बस ध्यान रखना है कि कभी उनसे हमसे ये पूछ लिया जाए कि यार कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, अगर हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, अगर हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा हो और साथ ही साथ हिस्टेरिक फैक्टर दे रखा हो, या हिस्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हो अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे रखा हो आर्हेनियस वाला, तो आप इस इक्वेशन का सहारा लेकर भी ये काम कर सकते हैं। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखें, ये दोनों बातें सिमिलर हैं, इसमें कहीं कुछ नया नहीं, सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने ए को आर्हेनियस फैक्टर बोलकर साथ ही साथ पी इंटू जेड से रिलेट कर दिया। मुझे पी और जेड का नाम पता होना चाहिए। पी इज प्रोबेबिलिटी और हिस्टेरिक फैक्टर एंड जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। अच्छा सर, जो कल हमारा डिस्कशन था वो इंटरेस्टिंग था सर, उसमें आपने कुछ हमें यह भी बताया था सर, उस डिस्कशन में आपने हमें यह भी पढ़ाया था कि यार जब तुम इक्वेशन, जब तुम एक एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हो, तो तुमने ये बताया कि भाई ऐसा है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही है सर, कुछ भी हो सकती है। तो आज मान लिया ऐसे मैं अपने मन से कोई रिएक्शन लिख देता हूं, मान लीजिए ये रिएक्शन, ठीक। अब इस बल्कि थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये रिएक्शन, ठीक। अब वो ये हमसे कह रहा है कि भाई साहब ये जो रिएक्शन है ये एंडो है या एक्सो है, तो मैंने कहा दिखाई नहीं देता, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? आपको कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आ रहा है। सर ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा तभी हो सकती है जब वो एनर्जी खाएगा, आप समझ रहे हैं? तो रिएक्टेंट को एनर्जी खिलाकर मैंने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। अब अगर वो कहता है कि व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, तो क्या जवाब दोगे? सर इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सबसे पहले तो कर्व के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जाए सर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सर, POR सर, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यानी एक मेरी पोटेंशियल एनर्जी है और एक प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, जिसमें ये हमारा ग्राउंड स्टेट है सर, दिस इज माई ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल, और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है सर, ये हमारा प्रोडक्ट का लेवल। बिल्कुल सही है सर, और इन दोनों के बीच का गैप ही डेल्टा एच डिफाइन करा जा रहा है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? एक सेकंड यार, उसमें हमने एक बात लिख देता तो सही रहता। ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है सर, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये इतना ही बात करनी थी हमें। तो अब यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि भाई ये अगर कोई पूछे कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, तो क्या जवाब देंगे? सर एक्टिवेशन एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो गैप, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि यहां से लेके यहां तक का जो गैप है उसे एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देना चाहिए। बिल्कुल सही, दिस इज EA। बिल्कुल सही है सर, दिस इज EA, बिल्कुल सही है, दिस इज EA। क्लियर है? ठीक है। ये सर ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड, हमारा जो ये है वो हमारे सामने, ठीक। अब अगर वो मुझसे ये कहे कि भैया ये बताओ अगर मैं इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दूं तो क्या होता है, तो अब आप सब लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कैटलिस्ट है वो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जनरली कैटलिसिस वर्ड जो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव कैटलिसिस को लेके ही बनाया जाता है, यानी जनरली कैटलिस्ट रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज ही करते हैं। फिर भी कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को स्लो करते हैं, ठीक। तो सर वो स्लो करने वालों की बात बाद में करते हैं, पहले ये बताइए कैटलिस्ट करता क्या चीज है। तो ध्यान से सुनना, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में बाकायदा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो वो फिर से बाहर आके खड़ा हो जाता है। यानी जब रिएक्शन शुरू होगी, अपना मस्त खर्च हो रहा है, बन रहा है, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है, और जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, वो फिर से अपने अमाउंट को वापस निकाल लेगा। यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बाकायदा सब कुछ करेगा, लेकिन वो खर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइनली प्रोडक्ट बनते ही सारा का सारा अमाउंट फिर से उसका बाहर निकल आएगा। दैट इज कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व तो है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर इसका रोल क्या है, फिर करता क्या है? कैटलिस्ट जो है बड़ा ही अच्छा आदमी है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को एक ऐसे पाथ से लेके जाता है जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है।
समझना। यानी अगर मैं ये एक्टिवेशन, ये रिएक्शन दिखा रहा हूं तुम्हें जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के पास कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर आपने इसके अंदर कैटलिस्ट डाला जो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो वो इसी रिएक्शन को एक नए पाथ से लेके जाएगा, सेम इसी रिएक्शन को एक नए पाथ से लेके जाएगा जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। अब आप सब लोग एग्री करेंगे सर अब जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सर वो कम चाहिए सर। अगर आप ध्यान से देखें तो अब उन्हीं रिएक्टेंट्स को सर, जो पहले वाले गरीब लोग हैं सर, उन्हीं रिएक्टेंट्स के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट रही है सर। उन्हीं लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है अब वो कम हो गई, अगर आप ध्यान से देखें। यानी पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी सर वो ये थी, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गई। यानी कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी इस रिएक्शन को एक ऐसे पाथ से लेके जाता है जहां की एक्टिवेशन एनर्जी वो कम होती। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो क्या होगा सर? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो इसका मतलब वो लोग जो पहले तरसा करते थे इस पहाड़ को चढ़ने से, अब वो कहेंगे अरे पहाड़ छोटा हो गया, अब हम भी चढ़ेंगे। तो ऐसे में वो बूढ़े लोग जो पहले एनर्जी की कमी की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, अब वो बूढ़े लोग दौड़ दौड़ कर इस पहाड़ को चढ़कर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। यानी कैटलिस्ट, सिर्फ कैटलिस्ट ने क्या रिएक्टेंट्स की एनर्जी को कोई चेंज किया? नहीं सर। प्रोडक्ट्स कोई लेना देना नहीं। क्या कैटलिस्ट ने डेल्टा एच को असर डाला? नहीं सर, कैटलिस्ट ने डेल्टा एच को भी असर नहीं डाला। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच तो पहले भी वही था सर। डेल्टा एच तो इन दोनों का डिफरेंस है ना सर। डेल्टा एच के बारे में तो बात आप कर चुके हैं सर। डेल्टा एच का खेल खत्म हो चुका है भाई साहब। डेल्टा एच तो ये डिफरेंस होता है सर। हमारा जो डेल्टा एच है वो तो ये है सर। आप समझ रहे मेरी बात को? ये देखिए आप, हमारा जो डेल्टा एच है वो ये डिफरेंस है, वो तो हमारा फिक्स है सर। डेल्टा एच का किसी से कोई लेना देना ही नहीं है सर। कैटलिस्ट ने तो सिर्फ एक काम किया। क्या किया सर? कैटलिस्ट ने एक नया पाथ प्रोवाइड किया है सर। रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड किया है, एक ऐसा पाथ जिससे रिएक्शन कम एक्टिवेशन एनर्जी वाले पाथ को फॉलो करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर सर? ऐसे में अगर कोई नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो हमने कहा नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो बेचारे कुछ जवान लोग भी पहाड़ चढ़ने से मना कर देते। क्यों? क्योंकि अगर वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो वो एक ऐसा पाथ रिएक्शन को दिखाता जिसमें शायद उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और ज्यादा देखने को मिलती। यानी अब अगर ध्यान से देखें तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ गई, और एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने से अब जो है मामला और मुश्किल होता जा रहा है। अब वो लोग जो पहले पहाड़ चढ़ जाते थे, अब उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहाड़ ना चढ़ पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? नाउ दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट ईए डबल डैश। यानी अगर कोई ईए या ईए डैश या ईए डबल डैश के बारे में बात करें, लेकिन क्या इससे डेल्टा एच पे असर पड़ रहा है? नहीं सर, डेल्टा एच पे कभी कोई असर नहीं पड़ेगा सर। आप समझिए, सिर्फ थ्रेशोल्ड बैरियर चेंज हो रहा है सर। जो थ्रेशोल्ड बैरियर पहले नॉर्मली ये हुआ करता था, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की वजह से बैरियर छोटा हो गया, और साथ ही साथ नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से वो बैरियर इंक्रीज कर गया सर। कुछ बूढ़े लोग बेचारे जो उम्मीद हार चुके थे, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो। इसी वजह से रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर सकता। क्लियर है? तो यानी यहां पर अगर मैं ये लिखना चाहता हूं कि भाई ये ईए क्या है और ये ड्रामेबाजी क्या है, तो ईए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। कब? विदाउट कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। इसमें कोई कैटलिस्ट से हमें लेना देना है ही नहीं, विदाउट कैटलिस्ट। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि ईए डैश क्या है, सो ईए डैश इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इसी में अगर ईए डबल डैश की कोई बात करें तो वो रेयर एक एग्जांपल हो गया जिसमें नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। एक्टिवेशन तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा भी दिया जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी विद नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ सर, बात एकदम साफ है कि जो हमारा, और जनरली हम कैटलिस्ट की बात करें तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो ऐसे में सर कैटलिस्ट हमारा बढ़िया आदमी है सर, वो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और बहुतों के अंदर ये उम्मीद जगाता है कि लो तुम पहले नहीं चढ़ पाते थे पहाड़ को, अब तुम भी चढ़ सकते हो क्योंकि पहाड़ छोटा हो गया। क्लियर है? ये सबको ये बात समझ में आ रही? तो सर चलिए ठीक है सर, ये बड़ा थ्योरेटिकल एक डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं सर, इसी में थोड़ा सा गणित अगर डालें। चलिए सर गणित डाल देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो अब जरा समझिएगा बात को। अब अगर मैं ये कहूं यहां पर कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है के पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो है क्या था हमारा, वो है हमारा ए इंटू ई रेस पर माइनस
EA/RT। ये था हमारा सर रेट कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन का जो रेट है वो इस तरह से निकाला जा रहा था। बहुत बढ़िया सर। अब अगर मान लीजिए मैंने कैटलिस्ट डाला तो क्या होगा सर? अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो आपका जो रेट है, रेट कांस्टेंट, वो के कैट बन जाएगा। ऐसी समझ बात को, कैटलिस्ट जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो के कैट बन जाएगी। और ऐसे में अब हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? ए इंटू ई रेस पर माइनस ई ए डैश बाय आर टी। समझ लो बात को? यानी अब अगर यहां पर मैं अलग से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ये इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, एंड ई कैट या ई ए डैश के लिए क्या लिखा जा रहा है? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे में मान लीजिए वो आपसे ये पूछे कि भाई साहब ये बता सकते हैं कि किसी एक टेम्परेचर पर अगर मैं कैटलिस्ट के बिना रेट निकालूं और कैटलिस्ट डाल के रेट निकालूं तो उसका रेशो क्या निकलेगा? हमने कहा गजब आदमी हो, तुम्हारे सामने दोनों इक्वेशन लिख दी सर। एक ये पहली इक्वेशन बना दी, एक कैटलिस्ट डाल के बना दी। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट को सेकंड, कुछ भी ले ले, तो सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा सर? अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए ln k कैट अपॉन k इज इक्वल टू ई रेस टू पावर दिस बाय दिस करा तो ई रेस टू पावर, ई नहीं आएगा, दिस इज 1/RT। अंदर की तरफ क्या बचेगा? 1/RT ई ए माइनस ई ए डैश। सही कर रहे हैं क्या? हाँ, 1/RT ई ए माइनस ई ए डैश। दिस इज ln k कैट माइनस ln k कैट डिवाइडेड बाई k, यानी जो हमारा एक्सप्रेशन। और अगर e की पावर में लिखना चाहे तो मैं e की पावर में भी लिख सकता हूं, k कैट अपॉन k, दिस इज इक्वल टू e रेस टू पावर ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन RT। आप जैसा दिल करे वैसे लिख सकते हैं सर। ये मेरा सिंपल रिलेशन है। और इन दोनों रिलेशंस के बारे में क्या बात हो रही है सर? ये जो हमारे रिलेशंस हैं ये तब है जब हमसे इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए कि कैटलिस्ट को डालने से रेट पर क्या असर पड़ा, या इसी टेम्परेचर पर कैटलिस्ट को डालने से रेट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर कैटलिस्ट को डालने से रेट कांस्टेंट 5 गुना हो गया तो किस टेम्परेचर की कहानी है? बताइए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? आप देख रहे हैं इस पूरे खेल में मेरे पास 5 वेरिएबल्स है सर, एक के कैट, एक के, एक ई, एक ई डैश और एक टी। सर आप 4 दे दीजिएगा सर, खेल खेल के 50 सवाल बना लीजिए सर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे बात को? यानी कुल मिला के यू हैव 5 वेरिएबल सर। इन 5 में से 4 देते रहिएगा सर, आप 5वां पूछते रहिएगा। इक्वेशन मेरे सामने है, लॉग वॉग लगाकर सेट कर दूंगा सर, सॉल्व कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ये ln के आप समझ रहे, दिस इज ln के। आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? ये लॉग, अरे लॉग भी हम ही करेंगे क्या सर? लॉग भी बता ही दीजिए, नहीं तो बैंड बच जाएगी सर। चलिए लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ k कैट डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 1/2.303 RT, और अंदर की तरफ आ गया EA माइनस EA डैश। सर ये आप लॉग वाला फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, क्योंकि ln k को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैंने नीचे भेज दिया, बस इतना काम किया मैंने। क्लियर है? तो मुझे ये पहला सीन मिला, जो पहली कैटेगरी मिली जिस पर जेई सवाल बना चुका है कि भाई कैटलिस्ट के डालने से क्या हुआ, कैटलिस्ट के डालने से रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो सर आप देख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ा वो भी आप निकाल सकते हैं सर, कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरी सोच कैटलिसिस पे क्या बन सकती है सर? दूसरी सोच ये बन सकती है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट कुछ है और किसी टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का रेट कुछ है, ठीक, अब अगर यह कहा जाए कि कैटलिस्ट को डालने से रेट बढ़ जाएगा, हां बिल्कुल सही है, तो अगर वो मुझसे ये पूछे कि वो जो आपका रिएक्शन था उसका रेट उतना करने के लिए जितना कैटलिस्ट के डालने से हुआ, कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी एक था कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन का रेट, और आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सवाल क्या है? बिना कैटलिस्ट के रेट यह है और कैटलिस्ट की वजह से रेट यह है। सवाल यह है कि इसी रिएक्शन का बिना कैटलिस्ट के अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इसका रेट बढ़ेगा, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा दूं कि इसका रेट उतना हो जाए जितना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यानी यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था और आपने यह कहा था कि भाई साहब अब मैं कैटलिस्ट के रेट और के को कंपेयर करने जा रहा हूं, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यह निकाला गया कि नए रेट पर क्या असर पड़ता है।
अब वो ये कह रहा है कि रेट पर जो असर पड़ता है छोड़िए, वो रेट बराबर कब होंगे, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट है वो उसी रिएक्शन का विदाउट कैटलिस्ट बढ़ाने के, टेंपरेचर बढ़ाने के बाद किस टेंपरेचर पर ये रेट बराबर शो करेगा। यानी सेकंड केस क्या बन सकता है हमारा, ये हमारा पहली कैटेगरी का केस हो गया, यानी ये हमारा पहली कैटेगरी के सवाल हो गए जिसको आप अपनी तसल्ली से समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज कैटेगरी 1, इसको हम कैटेगरी 1 ले लेते हैं। ठीक, अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करने जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी पर सवाल क्या बन सकता है सर, दूसरी कैटेगरी का जो सवाल बन सकता है वो बन सकता है कि मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट एट टी विदाउट कैटलिस्ट इज इक्वल टू के। ठीक है, इज इक्वल टू के। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि इसी रिएक्शन का टेंपरेचर बढ़ाने से इसका रेट कांस्टेंट, या इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालने से इसका रेट कांस्टेंट के कैट हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट एट टी विद कैटलिस्ट, मान लेते हैं विद कैटलिस्ट, वो मान लेते हैं के कैट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए सर के कैट हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए के कैट की वैल्यू के बराबर कैसे होगी। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, के बराबर कैसे, हो ही नहीं सकती सर, वो के टी टेंपरेचर पर बिना कैटलिस्ट के है, ये के कैट टी टेंपरेचर पर विद कैटलिस्ट है, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। वो कह रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला का टेंपरेचर बढ़ाने से तो ये जो रेट कांस्टेंट है वो तो के कैट के बराबर हो सकता है। हाँ, यानी अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो दो कौन से टेंपरेचर, या ये वो कौन सा टेंपरेचर है जिस टेंपरेचर पर अपनी पुरानी वाली रिएक्शन या जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसका रेट कैटलिस्ट के डालने से जो नया रेट बना उसके बराबर। क्लियर है? तो ये सर बड़ा आसान सा सवाल हो गया। अगर मैं के को डिफाइन करना चाहता हूं तो जो के निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, जो के निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी डैश। समझना जरा, यानी टी डैश टेंपरेचर पर अगर मैं ये बोलूं कि टी डैश टेंपरेचर पर जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो अब के कैट के बराबर हो रहा है जो टी टेंपरेचर पर होता है। मेरी सब लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अब अगर मैं के कैट को डिफाइन करता हूं तो के कैट क्या निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस पर माइनस ई ए डैश बाय आर टी, ई ए डैश बाय आर टी। यानी ये जो हमारा रेट, इसको ऐसे ले लेते हैं, टी डैश टेंपरेचर पर हमारा कैटलिस्ट जो रेट कांस्टेंट है वो के है, और हमारा टी टेंपरेचर पर जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट है वो के कैट। अब वो ये जानना चाहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाए। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। आपका जो टी डैश होगा वो बड़ा होगा, टी डैश की वैल्यू बड़ी होगी तो रेट बढ़ जाएगा, और वो बड़ा वैल्यू उस छोटे वाले टेंपरेचर के कैटलिस्ट के डालने वाले रेट के बराबर हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी एक रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के चल रही और एक रिएक्शन कैटलिस्ट डाल के चल रही है। ऑब्वियसली कैटलिस्ट डाल के चलने वाली रिएक्शन का रेट मान लीजिए ज्यादा है, वो कह रहा है भाई तेरा रेट कभी उतना पहुंच सकता है, वो कह रहा है भाई कैटलिस्ट डाल दो, वो कह रहा है नहीं कैटलिस्ट नहीं डालूंगा। आप कैसे बढ़ाओगे? टेंपरेचर बढ़ा दो। यानी उस रिएक्शन का जो बिना कैटलिस्ट के, उसका टेंपरेचर बढ़ाने से उसका रेट बढ़ता है, और वो उतना हो सकता है जो उस रिएक्शन के बराबर हो, रेट के बराबर हो जो कैटलिस्ट के डालने से आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? इसका मतलब ये हुआ सर, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये निकालना चाहते हैं टेंपरेचर कंडीशन ले लेते हैं, बल्कि कंडीशन यहीं लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर के इज इक्वल टू के कैट। समझो बात को, हम k इज इक्वल टू के कैट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन निकल के आने वाली है सर? कंडीशन ये है, दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी कि a इंटू ई रेस पर माइनस ई ए बाय आर टी डैश इज इक्वल टू a इंटू ई रेस पर माइनस ई ए बाय आर टी, ई ए डैश बाय आर टी। क्लियर? E A dash क्या है सर? E A dash is the activation energy in presence of catalyst and E A is the activation energy without catalyst. ठीक है, तो सर ये इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये A कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइड अगर मैं एंटी लॉग ले लूं या नेचुरल लॉग ले लूं तो तुम समझ रहोगे, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा E A अपॉन आर टी डैश इज इक्वल टू E A डैश अपॉन
आर टी। सर ये मेरा आर आर कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा खूबसूरत एक्सप्रेशन बनेगा जिस पर जेई सवाल बना चुका है एक बार। समझिए, अब इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज ए डैश, व्हाट इज टी डैश। ये तुम कहो तो मैं इसको अलग से नोट कर देता हूं, हालांकि ये तुम्हें अपने मन से खुद से नोट करना चाहिए। मैं यहां पर फिर भी इस बात को मेंशन करना चाहता हूं। क्या मेंशन करना है सर? यहां पर इस बात को मेंशन कर देते हैं। मेंशन ये करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ईए क्या है? ईए इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है। व्हाट इज ईए डैश? ईए डैश इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। यहां तक ठीक है। तीसरी बात क्या है? व्हाट इज टी? सर टी इज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यही हो रहा है ना? हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और चौथा टी डैश क्या है? टी डैश इज द टेम्परेचर इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और एक चीज क्लियर है सर, अगर आप पॉजिटिव कैटलिसिस की बात कर रहे हैं तो एक चीज एकदम क्लियर है कि जो टी डैश होगा सर वो पक्का बड़ा होगा टी से, आप समझिए। क्योंकि बिना कैटलिस्ट के आप चाहते हैं कि आपका रेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस वाले रेट से के बराबर हो जाए, तो सर ये तो तभी हो सकता है कि आपकी रिएक्शन पहले ही ज्यादा टेंपरेचर पर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव कैटलिसिस की बात कर रहे हैं तो टी डैश की वैल्यू तो टी से बड़ी है ही, इसमें कोई शक नहीं। टी डैश की वैल्यू टी से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है या रेट है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट आती है रिएक्शन का उसके बराबर। यह सिर्फ तभी हो सकता है जब आपकी रिएक्शन ऑलरेडी हाई टेंपरेचर पर हो। यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रेट है वो एक लोअर टेंपरेचर पर है जो ऑलरेडी हाई। कैटलिस्ट अपना काम कर रहा है, लो टेंपरेचर पर भी हाई रेट शो कर रहा है, लेकिन दूसरी रिएक्शन कह रहा है मेरे पास कैटलिस्ट तो नहीं है लेकिन मुझे रेट इतना ही चाहिए, तो आपको अपनी रिएक्शन का टेंपरेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दिस टेंपरेचर इज मोर देन दिस टेंपरेचर। समझ रहे बात को? यानी दो अलग अलग केस बन गए। एक केस था दोनों लोग सेम टेंपरेचर पर हैं और आपने एक्टिवेशन एनर्जी को के कैट और के को आपस में लिंक किया एक पर्टिकुलर टेंपरेचर टी पर। दूसरा कैटेगरी क्या बन गया? दूसरी कैटेगरी है कि दोनों लोगों के वैल्यूज सेम है लेकिन उनके अलग अलग टेंपरेचर्स हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो रिएक्शन ज्यादा टेंपरेचर पर होगी जो बिना कैटलिस्ट के काम कर रही है, और जो कैटलिस्ट के साथ काम कर रही है वो रिएक्शन कम टेंपरेचर पर होगी क्योंकि कैटलिस्ट ऑलरेडी उसके रेट को बढ़ा रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसको यूज करके भी आपको अपना सवाल करना पड़ सकता है, और ये सवाल भी तुम्हें करने के लिए आज दूंगा। क्लियर? सबको ये वाली बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, ये आगे बढ़े, जल्दी से बता दो क्या ये बातें समझ पाते हो? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुई भाई सबको? शाबाश, डॉट आ गया, DOUGST डॉट। सर एक डॉट आ गया, डॉट। हाँ डाउट आ गया भाई, डाउट आ गया सर, डाउट आ गया। ये देखिए सर डाउट के, सर वाई फियर व्हेन गोट इज हेयर, डाउट, ये डाउट बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है सर, और बताइए सर। सर टेम्परेचर कम करने का केस भी तो बन सकता है। आप टेम्परेचर कम करने का केस नहीं बन सकता क्योंकि जनरली नेगेटिव कैटालिसिस का सीन नहीं है। अब तुमने इतना सोचा तो तुम अपने आप ही सोचोगे हाँ सर अगर नेगेटिव कैटालिसिस का केस है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उस केस में एक चीज तो क्लियर है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी वो पक्का, अब जैसे यहां पर ये डैश की वैल्यू ये से कम है, क्यों? क्योंकि सर आपने तो पॉजिटिव कैटालिसिस ले रखी है और कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती, लेकिन अगर नेगेटिव कैटालिसिस होती तो यही ये डैश इसी ये से बड़ा होता। मेरी बात समझ रहे हैं? खैर सर आर को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ आर को कैंसिल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे आर आर को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर प्लीज मेरा डाउट पूरा पढ़िएगा प्लीज। सर आपने कहा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, बहुत इत्मीनान से तुम्हारा डाउट पढ़ेंगे, जरा चाय वाले लेके आप पढ़ते हैं। सर प्लीज मेरा डाउट पूरा पढ़िएगा प्लीज प्लीज। सर आपने कहा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करने पर बूढ़े लोग
यानी रिएक्टेंट विद लेस एनर्जी, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन सर कैटलिस्ट ऐड करने से तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बढ़ता, बट केस में देखें तो ऐसा लग रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लीज एक्सप्लेन सर। नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करो भाई, बूढ़े लोग भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो अलग सीन। तुम ये बताओ रेट पर असर पड़ रहा है कि नहीं? हम तो रेट की बात कर रहे हैं। ऐसा तो तुमने सुना ही है ना यार कि जब रिएक्शन होती है तो फाइनली प्रोडक्ट तो बनता ही है सारा, यानी दो लोग आपस में भिड़ेंगे तो प्रोडक्ट तो वो बनाएंगे ही, लेकिन उस रिएक्शन के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस रिएक्शन के होने की अपनी एक सेट कंडीशन है। वो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो देर सबेर, चाहे जल्दी या बाद में, कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी अटेन कर देता है। कैटलिस्ट अगर आपने यूज किया तो फाइनली रिएक्शन जल्दी कंप्लीशन पे चली जाएगी। सिर्फ फॉर कैटलिस्ट का इतना ही रोल है। आप समझ रहे? तो ये कहानी बड़ी सीधी है कि जो हमारा सीन तैयार हो रहा है कैटलिस्ट का वो यही है कि जो बूढ़े लोग बेचारे ये सोच रहे थे कि अरे यार कुछ और एक्टिवेशन मिल जाता तो चले जाते, अब वो भी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही फर्क, समझ रहे ना बात को? तो ये एक सीधी सी कहानी। आप लिख सकते हैं हाँ, आर को कैंसिल कर सकते हैं, आर भी काट दो, हाँ आर भी काट दो, कुछ आप भी काट दीजिए। आज की थियरी ज्यादा हो रहा है, आप आजकल थियरी ज्यादा हो रहा है, आप तक प्योर ऑडियो पॉडकास्ट भी नहीं दे रहे हैं समरी, एज अ समरी। आप टेलीग्राम पर ऑडियो पॉडकास्ट, अच्छा ऑडियो पॉडकास्ट चाहिए, पॉडकास्ट, अच्छा ऑडियो पॉडकास्ट भी नहीं दे रहे हैं समरी, अच्छा कल दे देंगे भाई, कल ऑडियो पॉडकास्ट दे देंगे दिन में, ठीक है। संडे को फुल चैप्टर टेस्ट है केमिकल काइनेटिक्स की, क्या करें सर? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोल सकता हूं मैं। कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, मस्त टेस्ट देना। और जिस लेवल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस लेवल पर सवाल दिखेगा, सवाल ही नहीं उठता। सर आर भी तो कट जाएगा, अबे कट जाएगा आर, तो पीछे पड़ गए तुम आर के। सर आर कैंसिल कर देंगे, कर देंगे आर को कैंसिल। एडवांस है क्या सर? ये एडवांस लेवल है, हाँ बिल्कुल अच्छा लेवल, एडवांस लेवल है। चलिए छोड़िए, क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है सर, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं क्योंकि वो बात भी हमें खत्म करनी है। तो ये पूरा कोलिजन का कॉन्सेप्ट जो था, ये पूरा कोलिजन का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब सवाल है, मैं खुद नहीं करना चाहता, अब आप ये कहेंगे सर आप सवाल करा दीजिए, तो आपके सामने आप देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। एक रिएक्शन 700 केल्विन पर हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, और एक रिएक्शन 500 केल्विन पर हो रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रही है। सर ये ऑब्वियसली कम टेंपरेचर पर है, कैटलिस्ट की मदद से तेज चल रही है। ये ज्यादा टेंपरेचर है, बिना कैटलिस्ट के तेज चल रही है। सर ये दोनों रेट बराबर है, यही पूछ रहा है सर। इट वाज फाउंड दैट द एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 30 किलो जूल पर मोल, यानी नई एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दे रखी है, पुरानी वाली एक्टिवेशन एनर्जी को एक्स मान लेते हैं, और वो हमसे जानना चाहता है कि भाई द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी सेम कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, प्रोवाइडेड क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। द रेट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज इक्वल टू द इज अनचेंज्ड, यानी कैटलिस्ट डालने से और कैटलिस्ट के ना डालने से रेट हमारा सेम, यानी दोनों रिएक्शन के रेट सेम। सवाल समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया करना क्या है? तो कुछ नहीं करना सर, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है सर। लेकिन वही है ना सर, ये तो बैंड बज जाएगी ना लोगों की सर। लोग तो अपना खोखली तैयारी करके पहुंच गए सर। हमने तो एक ही क्वेश्चन सुनी थी सर, log KT2 by KT1 इज इक्वल टू EA by 2.303R 1 by T1 minus 1 by T2। ये क्या चल रहा है सर? कैटलिस्ट फटलिस्ट चलता क्या है? जो पढ़ा लिखा है वो जानता है कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जीज का नाम लूं तो सर एक एक्टिवेशन एनर्जी EA है और एक एक्टिवेशन एनर्जी EA डैश है। और आपने बताया है कि EA वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा टेंपरेचर पर है और जो EA डैश वाली है वो कम टेंपरेचर पर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ले लेते हैं, वो कम टेंपरेचर, और वो कह रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर करने हैं, तो दोनों आप आपस में बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर करेंगे? ये हमने ये ले लिया, टेंपरेचर हमारा जो बिना कैटलिस्ट वाला है 700 है, और जो कैटलिस्ट वाली एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी होगी? इट इज डिक्रीज बाय 30, यानी नई एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट? सर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज EA माइनस 30। बताओ समझे बात को? यानी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी 30 कम हो गई। तो पहले EA थी, अब EA माइनस 30 हो गई, सो EA डैश इज EA माइनस 30। और जो टेंपरेचर होगा वो सर ऑब्वियसली टेंपरेचर आपका कम ही होगा, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कम टेंपरेचर पर भी रिएक्शन तेज चलती है। और वो कम टेंपरेचर कितना दे रखा है सर? वो 500 दे रखा है। क्या इसको सॉल्व करके EA नहीं निकल आए? सॉल्व कर सकते हैं सर, करके देखते हैं। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, जरा हमें बताइए सर ये 5EA हो गया, ये 7EA हो गया, ये 210 हो गया, यानी 5EA 7EA 210। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? सर इसका मतलब बहुत खराब है कि EA की वैल्यू 210,
135 नहीं, 210 का आधा 105, यानी ये जो है वो 105 आ रहा है। ये इज इक्वल टू 105। इसके आंसर में भी मुझे कुछ डाउट आ रहा है। ठीक, बहरहाल तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा सर, कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये -30 होगी। सो दैट मींस 105 में से 30 को माइनस किया जाएगा और तब जाके आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ये निकल के आएगी। समझ रहे बात को? तो इसमें थोड़ा सा एक बात तुम चेक भी कर लेना, क्योंकि मुझे आंसर यहां सी दिखा है, मुझे याद है इस सवाल के आंसर में कुछ त्रुटि है। तो बहरहाल सवाल बड़ा सीधा है कि आपने ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पहले वाली ये मानी और टेम्परेचर आपका ज्यादा वाला है। बाद में आपने कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और टेम्परेचर भी आपका कम है, ये 500 वाला। तो ये बाय 700 इज इक्वल टू ये डैश बाय 500। और ये डैश की कंडीशन ये के साथ क्या लगाई गई है कि ये डैश जो है वो ये से 30 कम है। तो यानी ये डैश की जगह ये -30 डाल दिया, मस्त अपना दाएं बाएं करके सॉल्व कर लिया। बस ये देख लो सॉल्व सही किया कि नहीं। 7 या 21 और ये हो गया 7EA और ये हो गया 5EA और 21 यानी 210, 210 का आधा 105। तो EA की जो वैल्यू है वो 105 आ रही है, सही। और इस EA की मदद से आप एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज मैकेनिज्म की भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो तुम्हें कुछ सवाल और करने के लिए देंगे, इनको और करने की कोशिश करना। अब हम आने जा रहे हैं आज के मुद्दे पे। क्या है मुद्दा? सर मुद्दा यह है कि कुछ केसेस, अब जो जैसे कि हमने बताया कि यह हमारा पूरा केस खत्म हो चुका है, आप समझ रहे, ये हमारा सारा मेंस लेवल का, बोर्ड्स लेवल का सारा खेल खत्म कर चुके हैं, सारी बातें। और सब बहुत ऊपर लेवल पर सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, उनके ग्राफ्स के सवाल, सर सिंपल केसेस में भी हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन, किसी गैस का डीकंपोजिशन, बिना स्टोशियोमेट्री के, बिना गैस के नंबर्स के, सर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, दुनिया भर के केसेस जो है वो आप कर चुके हैं। सर ये सारा सिलेबस जो है हमारा 12th का सिलेबस और मेंस लेवल का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहीं पर एडवांस लेवल का भी पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। सर अब एक दो टॉपिक और हैं सर, इनको हम अच्छे लेवल का टॉपिक मान सकते हैं, जिसमें अब मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं और तुम्हारा पार्टिसिपेशन चाह रहा हूं, एंड दैट इज सम कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और तुम्हें हैरानी होगी इस बात को जान के कि पैरेलल रिएक्शन पर गलती से शायद मेंस लेवल पर एक बार सवाल आया, हम तुम्हें दिखा भी देंगे। ठीक, तो बहरहाल इसका मतलब है सर पैरेलल रिएक्शन जो है हमारा जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर का केस है, हमें इसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको किसी भी लेवल पर वो सवाल ले जा सकता है। अब तुम सब लोग समझना कि इस पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है। पैरेलल रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि आप जो है एक रिएक्टेंट लेके आए और वो रिएक्टेंट पैरेलली एक से ज्यादा लोगों में डिकंपोज कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि सर ए जो है वो बी में भी टूट रहा है, अभी हम दो ही लोग ले लेते हैं, और वो सी में भी टूट रहा है। बल्कि सर इसको ऐसा करते हैं, यहां नहीं लिखते, इसको यहां ले लेते हैं। ए जो है वो बी में भी टूट रहा है और ए जो है वो सी में भी टूट रहा है। चलिए ठीक है सर, ए बी में भी जा रहा है और ए सी में भी जा रहा है। दिस इज पैरेलल रिएक्शन। तो मैंने कहा एक सेकेंड, पैरेलल रिएक्शन तो है, लेकिन इसके बारे में और बताइए। बताना क्या है सर? दिस इंडिविजुअल पाथ इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इंडिविजुअल पाथ इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इंडिविजुअल पाथ इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दिस इज ओवरऑल a first order kinetics sir. This is a complex case of first order kinetics sir, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और सेकंड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K2। क्लियर है? मैं पहले एक केस करूंगा फिर उसका जनरल केस बना दूंगा तुम्हारे सामने। ठीक, तो यानी वो ये कहना चाह रहा है सर, अगर इस तरह की कुछ बदतमीजी हो जिसमें एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा लोगों में टूट रहा हो और ये कहा जा रहा है कि हर प्रोडक्ट जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं दे आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज आल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का आधा कब हो जाएगा, अब हाफ लाइफ कब होगी, हमारी लाइफ AT कितना BT कितना? हमने कहा एक सेकेंड सर, आप फिर उसी बकवास पे चले गए सर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सर, इस तरह की कोई भी बकवास जब की जाती है तो उसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ तैयार किया जाता है, जिसको इंटीग्रेट करके आपका जो दिल करे करा जा सकता है। सर एक बार मुझे इसका डिफरेंशियल रेट लॉ बना दीजिए सर, मेरा काम चल जाएगा। तो चलिए मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ आपको बना के दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या था सर? डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन थी
जो किसी भी रिएक्शन के रेट को रिलेट करती थी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कभी कभार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, विद सम अननोन पावर सर। एक अननोन पावर, और वो पावर मुझे कभी नहीं पता चलती जिसको आप ऑर्डर कहते थे। हां, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो पता कर सकते थे, अगर नेट केमिकल रिएक्शन है तो 3 तरीकों से पता कर सकते थे। अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक। यानी उसने कहा भाई ठीक है, अब तुम यहां क्या पता करना है, यहां तो वही रखा है सर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस रिएक्शन का ओवरऑल डिफरेंशियल रेट लॉ बनाना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इस रिएक्शन के रेट को एक ही कंसंट्रेशन के साथ रिलेट कर दिया जाए। यही हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है, ठीक। अब तुम बहुत ध्यान से सुनना, क्या तुम इस बात को मानते हो कि ए बी में भी खर्च हो रहा है, ए सी में भी खर्च हो रहा है, तो क्या यह तुम्हें नहीं लगता कि ए का खर्चा ही इस रिएक्शन का रेट है? बिल्कुल सर, हमें यही लगता है, ए के खर्चे का रेट ही इस रिएक्शन का रेट है। यानी अगर ए के खर्चे का रेट इस रिएक्शन का रेट है तो ए का खर्चा 2 जगह हो रहा है सर, एक बी के साथ, एक सी के साथ। तो अगर मैं इंडिविजुअल खर्चों को जोड़ दूं तो मुझे ए का टोटल खर्चा पता चल जाएगा सर, वहां से डिफरेंशियल रेट लॉ आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना जरा, कैसे सर? अगर मैं ये कहूं आपको कि ए का एक तरफ खर्च होने का जो रेट है वो माइनस DA/DT1, ये रिएक्शन का रेट नहीं बोल रहा हूं, दिस इज ए के खर्च होने का रेट माइनस DA/DT1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर? इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए K1 इंटू ए। मानते हो बात को? दिस इज K1 इंटू ए, ठीक है, क्योंकि सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और ए हमारा रिएक्टेंट है। इसी तरह से अगर सेकंड रिएक्शन में ए के खर्च होने की रेट की बात करें तो दिस इज माइनस DA/DT2। ये 1 और 2 जो मैं लिख रहा हूं ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट रिएक्शन में इसके खर्च होने का रेट ये है और सेकंड रिएक्शन में इसके खर्च होने का रेट ये है, दिस इज K2 इंटू ए। अगर गलती से आपने इन दोनों को जोड़ दिया सर तो आपको ए के नेट खर्चे का रेट पता चल जाएगा सर। बिल्कुल सही है सर। तो ए का जो नेट खर्चा होगा वो क्या होगा सर? इट इज माइनस DA/DT इज इक्वल टू माइनस DA/DT1 प्लस माइनस DA/DT2। बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके नेट खर्चे का रेट तो ऐसे ही निकल के आएगा, जिसमें ये फर्स्ट रिएक्शन का खर्चा और ये सेकंड रिएक्शन का खर्चा। क्लियर है सर? इससे तो रेट लॉ तैयार हो गया। कैसे सर? ये देखिए ना, माइनस DA/DT जो कि नेट खर्चे का रेट है इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यानी इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 इंटू ए। सर ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है सर। देखिए खूबसूरत डिफरेंशियल रेट लॉ। आप बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? जैसे ही डिफरेंशियल रेट लॉ पता चला अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा मैंने किया क्या। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बोला है इधर ए के खर्चे का रेट निकालो, इधर ए के खर्चे का रेट निकालो और उसे नेट ए के खर्चे के रेट से रिलेट कर दो, और वही नेट ए का खर्चा ही रिएक्शन का रेट है, क्योंकि ए की स्टोइचियोमेट्री 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर, ओवरऑल माइनस DA/DT इज इक्वल टू K1 प्लस K2A। सर ये तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन है सर, वही रिलेशन है सर। बस फर्क इतना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में K1 प्लस K2 की जगह सिर्फ K होता था। तो इसका मतलब जहां जहां फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में K आता था वहां K1 प्लस K2 लिख दो। अरे कहने का मतलब इंटीग्रेट कर दो ना यार, अब K की जगह K1 प्लस K2 तो आएगा, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यह आ जाएगा माइनस DA अपॉन ए इज इक्वल टू K की जगह क्या है? K1 प्लस K2 इंटू DT। सर अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जैसा आप करते थे, 0 टाइम पर A0, T टाइम पर AT। इससे आप AT की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वो आ जाएगी A0 इंटू ई रेस पर माइनस, वहां KT हुआ करती थी, यहां K1 प्लस K2T हुआ करेगी। बस इतना फर्क है। क्लियर है? अगर आप लॉग का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वहां लॉग नहीं, वहां पर K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग A0/AT आता था, यहां K की जगह K1 प्लस K2 आएगा। सब कुछ एकदम सेम है। दिस इज 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन AT। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको K की जगह K1 प्लस K2 रखना है, बस इतना फर्क है कि K की जगह K1 प्लस K2 आएगा और कोई चेंज नहीं। समझ में आई वाली बात? यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो हमारी पैरेलल रिएक्शन है, यानी कोई एक रिएक्टेंट पैरेलली दो,
तुम टेंशन मत लो, बहुत सिंपल कर देंगे थोड़ी देर बाद। आप ये एक पैरेलली एक से ज्यादा लोगों में टूट रहा, तो अगर और मैं समझ रहा हूं कि तुम केमिस्ट्री से ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें कराना है क्योंकि हमें कराना है। आप समझ रहे बात को, क्योंकि क्लास में कम से कम कुछ ऐसे बच्चे जरूर हैं जो ये सब करने के लिए बैठे हैं। बहरहाल, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई एक रिएक्शन जो पैरेलली 2 लोगों में टूट रही है, 3 लोगों में टूट रही है, 4 लोगों में टूट रही है, कुछ भी हो सर, तो ऐसे में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो ओवरऑल रेट रिएक्शन का आ रहा है, वो रिएक्शन का रेट जो है वो इस तरह से निकाला जा रहा है, जिसको इंटीग्रेट करके आप K1 प्लस K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वो कैसे निकाला जाएगा? इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट सर आपके सामने है, ये देखिए सर, ये देखिए, यही तो वो कांस्टेंट है K1 प्लस K2 इंटू ए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट की बात की जाए तो कैसे निकाला जाएगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट किसके बराबर आ रहा है? इज इक्वल टू K1 प्लस K2। यानी जब कभी भी पैरेलल रिएक्शन होगी तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 के बराबर निकल के आएगी। यानी जो K नेट है, दिस इज K नेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। K नेट को क्या लिख सकते हैं सर? K नेट को लिख सकते हैं ln2 बाय टी हाफ नेट। K1 को क्या लिख सकते हैं? ln2 बाय, क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट्स भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, दिस इज टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस ln2 बाय टी हाफ ऑफ सेकंड रिएक्शन। सो अल्टीमेटली 1 बाय टी हाफ, जो ओवरऑल रिएक्शन का टी हाफ होगा वो 1 बाय टी हाफ 1 प्लस 1 बाय टी हाफ 2 से निकाला जाएगा। और जेई ने मेंस लेवल पर इस इक्वेशन पर सवाल पूछा है। तुम जैसा समझना चाहो समझो, सवाल तो आया। यानी जो तुम्हारे मतलब की बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी जो निकल के आई वो ये आई है कि जो K नेट होता है किसी भी पैरेलल रिएक्शन का, वो K1 प्लस K2 के बराबर होता है। यानी अगर इंडिविजुअल पार्ट्स 4 हैं तो जो नेट K आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 निकल के आएगा। और जो टी हाफ निकल के आएगी वो टी हाफ यहीं से निकाली जाएगी, क्योंकि सर इंडिविजुअल पार्ट्स भी फर्स्ट ऑर्डर है, ओवरऑल रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका रेट कांस्टेंट ln2 बाई टी हाफ से निकाला जाएगा, जो कि नेट टी हाफ होगी। और K1 की वैल्यू ln2 बाई टी हाफ फर्स्ट वाले स्टेप से निकाला जाएगा, और K2 की वैल्यू ln2 बाई टी हाफ सेकंड वाले स्टेप से निकाला जाएगा। और तुम देख ही रहे हो कि ऐसा लिखने से जो ln2 का टर्म है सर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ln2 का टर्म कैंसिल होते ही आपको नेट टी हाफ की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगी। क्लियर? यानी क्या क्या पार्ट्स निकल के आए? पहला, जब भी पैरेलल रिएक्शन होगी तो जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा वो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स के सम के बराबर होगा। जो इंडिविजुअल ओवरऑल टी हाफ होगी वो इंडिविजुअल टी हाफ के साथ इस तरह से निकाली जाएगी। तीसरी बात, जो रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट है वो AT, वो A नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2T से निकाला जाएगा। ये देख लीजिए, आप समझ रहे बात को? सर AT की वैल्यू A नॉट इंटू ई रेस पर माइनस, तुम्हें याद है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में AT की वैल्यू A नॉट इंटू ई रेस पर माइनस KT हुआ करती थी। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने K की जगह क्या रख दिया? K1 प्लस K2, और कोई फर्क नहीं। यहां तक समझ में आ गया? ये कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि सर अब अगर कोई मुझसे यह पूछे कि कुछ समय बाद बी और सी के अमाउंट्स के बारे में भी बात करो, या बी और सी के मोलर रेशोस के बारे में भी बात करो, तो क्या करेंगे सर? अब ये चीजें जो है वो डिफिकल्ट आ रही हैं सर, ये आसान नहीं लग रही हैं कि अगर आप बी और सी के अमाउंट्स के बारे में बात करेंगे, भाई ये बताइए शुरू में बी कितना है? सर शुरू में बी 0 है, सी कितना है? 0 है। सर लेकिन 10 मिनट बाद बी का अमाउंट कितना होगा? 10 मिनट बाद सी का अमाउंट कितना होगा? ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर? इस बारे में भी डिस्कशन करते हैं सर, बहुत ध्यान से सुनना। बी और सी का किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप मोलर रेशो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो वो देखो, क्योंकि जेई ने मेंस लेवल पर जिस बारे में बात की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेंस लेवल पर वो बात ये दोबारा कर सकता है। कौन सी बात दोबारा कर सकता है वो बताता हूं। यानी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड वो बात दोबारा कर सकता है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं। मैं ये करने जा रहा हूं कि अभी आपने देखा था कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए माइनस da/dt1 वो K1 इंटू ए के बराबर था। बिल्कुल सही। क्या मैं बी के रेस्पेक्ट में ये लॉ नहीं लिख सकता?
सर बिल्कुल लिख सकता हूं, बी हमारा प्रोडक्ट है तो इट विल बी प्लस डीबी बाई डी। बिल्कुल सही है सर। देख रहे हैं, ए से बी की जगह अगर मैं रिएक्शन के रेट को ए के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो माइनस डी ए बाई डी आएगा, और बी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो डीबी बाई डी आएगा। अच्छा, अभी फिर आपने यह भी कहा था कि सेकेंड रिएक्शन में जो ए का खर्चा है वो ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखा जाएगा। तो सर सी के रेस्पेक्ट में अगर यही लिखा जाए तो क्या लिखेंगे सर? इट विल बी डीसी बाई डी। बिल्कुल सही है। क्लियर है सर? अब अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा सर? अगर आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो आप जरा समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर ये जो dt dt है वो कट जाएगा, सर ये a कट जाएगा, और मुझे समझ में आ रहा है कि जो b का अमाउंट है t टाइम के बाद और जो c का अमाउंट है t टाइम के बाद वो अल्टीमेटली K1 अपॉन K2 से निकाल लिया जाएगा। आप जरा समझिएगा। सर ये बताइए, आपने db की जगह bt कैसे लिख दिया? db का मतलब चेंज, शुरू में कितना था? 0, तो जो भी चेंज है वो फाइनल अमाउंट ही तो है, क्योंकि शुरू वाला तो 0 है। यानी किसी भी इंस्टेंट पर बी और सी का जो मोलर रेशो है वो K1 अपॉन K2 से निकाला जाएगा। आप जरा समझते जाइएगा, मैं आपके सामने सारे फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं एक एक करके। जो मेरे हिसाब से याद करने का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला सीक्वेंस होना चाहिए, जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स के सम के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात सर, ओवरऑल रिएक्शन की जो टी हाफ है वो इंडिविजुअल टी हाफ से इस तरह से निकाली जानी चाहिए। तीसरी बात सर, किसी भी इंस्टेंट पर ए का बचा हुआ अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो एटी की वैल्यू ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2 टी से निकलनी चाहिए, और किसी भी इंस्टेंट पर बी और सी का जो मोलर रेशो है वो K1 अपॉन K2 से निकलना चाहिए। यहां तक ठीक है? ये चार बातें एकदम क्लियर है, सारी बातें एकदम क्लियर है। यानी अगर मैं सीक्वेंस डालूं तो सीक्वेंस लिख लेता हूं। चलिए सर, पहली बात ये जरूर याद होनी चाहिए, दूसरी बात ये याद होनी चाहिए सर, तीसरी बात जो है वो ये याद होनी चाहिए, और चौथी जो बात है वो ये याद होनी चाहिए। ये चार बातें फिलहाल के लिए तो याद है ही है, ये चार बातें तो हमें याद है ही। ठीक, अब आते हैं पांचवी बात पर। पांचवी बात क्या है सर? पांचवी बात यह है कि सर आप ये कह रहे हैं कि बी और सी का जो मोलर रेशो है वो K1 अपॉन K2 है। हमने कहा सर ये और बता दीजिए, बी और सी का अमाउंट कितना है सर? रेशो तो आपने बता दिया सर, अमाउंट कितना है ये और बता दीजिए। तो मैंने कहा भाई ये अच्छा सवाल है कि बीटी की वैल्यू है कितनी, सीटी की वैल्यू कितनी? हां ये कंफर्म है सर, बीटी बाय सीटी इज K1 बाय K2, बट व्हाट इज बीटी एंड व्हाट इज सीटी सर? द अमाउंट ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, द अमाउंट ऑफ सी आफ्टर टाइम टी, जस्ट लाइक द अमाउंट ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज दिस। सर ए की अमाउंट टी टाइम के बाद इस तरह से निकाली जाती है सर, तो इसी तरह से बी का अमाउंट भी निकालना चाहिए सर। मुझे बी का अमाउंट भी चाहिए और सी का भी अमाउंट चाहिए। तो अगर आपको बी और सी का अमाउंट चाहिए तो कैसे निकलेगा? मैंने कहा देखो ये तो हर बार ही होता है, डिफरेंशियल लॉ बनाकर उसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करते हैं, तभी बीटी सीटी एटी सब निकल के आता। तो किसी तरह से आप अपने डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करें। किस तरह से सर? जिस तरह से आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे जरा ये भी देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना भाई। डीबी बाई डी टी की वैल्यू तुम ये कह रहे हो कि सर ये K1 इंटू ए के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ये। अच्छा सर अब देखना मैं दूसरा स्टेप क्या लिखता हूं। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि डीबी बाई डी टी की जो वैल्यू है वो K1 इंटू ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2 टी से निकाली जाएगी? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप बिल्कुल ये बात लिख सकते हैं। डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट। अभी आपने बताया था सर, ए की किसी भी इंस्टेंट पर जो वैल्यू है वो ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2 टी से निकाली जाती है, तो पहले निकल चुका है सर। फिर क्या करें सर? उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं सर। अब हम इसको सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं सर। डीबी को इंटीग्रेट किया, दिस इज K1 इंटू ए नॉट जो कि मुझे कांस्टेंट लगता है, एंड दिस इज ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2 टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सर। जीरो टाइम पर बी जीरो होगा और टी टाइम के बाद बी का अमाउंट बी टी होगा सर, जो मुझे निकालना है। अगर आप इसको तसल्ली से इंटीग्रेट कर पाए, जो कि आप कर सकते हैं क्योंकि आप गणित के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको लिमिट्स डालकर जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी की जो वैल्यू आ रही है वो K1 अपॉन K1 प्लस K2 ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2 टी के बराबर आ रही है। ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस पर माइनस K1 प्लस K2 टी। सर ये आपका बी का अमाउंट आ रहा है सर, अगर आप इंटीग्रेट कर पाए तो।
सर कर लेंगे सर, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स होता है सर, तो दैट मींस दिस इज जो भी कुछ है अपॉन k1 प्लस k2, और फिर जब लिमिट डालेंगे तो जब एक बार t की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो इसका मतलब एक 1 आ जाएगा और एक ये बकवास आ जाएगी सर, अल्टीमेटली b की वैल्यू ये निकल आएगी, बात खत्म। चले बहुत बढ़िया सर, इसी तरह से c की वैल्यू, सर c की वैल्यू भी ऐसे निकल आएगी सर, c की वैल्यू के लिए आपको सिंपल इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा, क्या इंटीग्रेशन करेंगे सर, सर फिर से इंटीग्रेशन करते हैं सर, जिस तरह से b की वैल्यू निकाली है उसी तरह से c की वैल्यू निकालता हूं, dc बाई dt की जो वैल्यू होगी वो k2 इंटू a के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं सर, dc की वैल्यू हो गई, वो हो गई k2 इंटू a की जगह क्या आएगा सर, a नॉट इंटू ई रेस पर माइनस k1 प्लस k2t dt, ये आ गया इंटीग्रेशन। एक सेकेंड, a नॉट को भी बाहर ही ले लेते हैं और ये आ गया इंटीग्रेशन, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, t टाइम के बाद साहब क्या हो जाएंगे, t टाइम के बाद साहब की वैल्यू ct हो जाएगी। तो अब अगर आप ct की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या निकल के आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ct की वैल्यू आ जाएगी k2 अपॉन k1 प्लस k2 a नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस k1 प्लस k2t। सर ये खूबसूरत फॉर्मूला आपका C की अमाउंट के लिए बनाया गया है, समझिए बात को। सर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से ये बात आप कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल सिर्फ एडवांस लेवल पर पूछा जा सकता है। देखो तुम्हें क्योंकि सब कुछ पता है तो मेरे कहने पर तो तुम आओगे नहीं, है ना, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा काबिल हो, है ना, तुम्हारी जो उम्र है उससे कहीं ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ सर, तुम जहां जाना चाहते हो वहां 4 साल हम पढ़ के आए, तो क्या हुआ सर, छोड़िए ये सब बातें, तुम जैसे लाखों बच्चों को हम पढ़ा चुके, अरे छोड़िए इन सब से क्या लेना देना सर, ये तो बेकार की बातें। तो सर फिर वही इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर वो कोई खूबी नहीं है, तो सारी खूबियां क्योंकि अब आपके अंदर हैं, तो आप ये तो जज कर चुके होंगे कि आपके मतलब का इसमें क्या है ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो फिर ऐसे में आप अपने मतलब का सामान इसमें से ढूंढकर ध्यान रखिएगा, हमारा इल्तिजा है आपसे, ठीक। लेकिन जो बच्चे समझदार हैं, जो हमारी बातें सुनते हैं, क्योंकि जो रीजन अभी हमने आपको दिए, तो फिर वो सुन लें, एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल तुम्हें एडवांस लेवल पर और मेंस लेवल पर इस पर सवाल मिल जाएगा और तुम फिर हमसे कहना फिर एक एक किसी भी इंस्टेंट पर। और ये तो जनरल नहीं है, मैं तो इसको बिल्कुल बैंड बजाने के मूड में हूं, आप समझ रहे बात को। ये पहला केस बनाया सर आपने, फर्स्ट केस, सर सेकंड थर्ड फोर्थ न जाने क्या क्या कर सकते हैं आप, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, सबको समझ में आ रही है। यानी अल्टीमेटली मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास कुल मिला के अब ये 6 फॉर्मूले हैं, अगर आप ये 6 फॉर्मूले याद करते हैं तो आप सुकून में हैं, अगर आप नहीं याद करते तो मर्जी आपकी है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस एक ऐसा केस है जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट है, वो एक से ज्यादा लोगों में टूट रहा है और मुझे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, ना ए के अंदर, ना बी के अंदर, ना सी के अंदर, मुझे कहीं पर भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है। और मैंने तुम्हें करने का एक तरीका बताया है कि यह वो तरीका है जिस तरीके को फॉलो करके आप एटी, बीटी, सीटी निकाल सकते हैं, आप के नेट निकाल सकते हैं और आप टी हाफ नेट निकाल सकते हैं। ये 5-6 बातें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि तुम में से कितने लोग जो हैं अभी जिंदा हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं है सर, केमिस्ट्री से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है सर, और खास तौर पे आपसे सर ये सब ठीक नहीं लगता सर। हल्का हल्का रखिए सर, खुश रखिए, हमें खुश रखिए सर, हम आपको भी खुश रखेंगे सर, खुश रहने दीजिए सर। हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आप भी हमें परेशान मत करिए सर, कोई स्पैमिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, सुकून में जिंदगी गुजरेगी आपकी भी हमारी। देखो ऐसा हमारी जिंदगी के चक्कर में तुम मत पड़ो, हमें तो सुकून यही मिलता है, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो वो सुकून में कैसे गुजरेगी। और हम तुम्हें बता दे, हमारा अपना एक्सपीरियंस यही कहता है, मुश्किल चीजों को सीखने के बाद ही आसान चीजें आसान लगती हैं, आसान चीजें सीखकर आसान चीजें भी मुश्किल ही नजर आती। समझ लो बात को। जिंदा है भाई, अभी कुछ पब्लिक जिंदा है, पब्लिक जिंदा है, पब्लिक जिंदा है, बहुत बढ़िया। एंड आ गया भाई, एंड आ गया, बस हम सोच रहे हैं भाई किसी भी तरह से कुछ करा जाए, है ना, इस एंड वाले का। टाइगर जिंदा है, एक आदमी लिख रहा है टाइगर जिंदा, बहुत बढ़िया। चलिए हम चैट बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा काम और करना है, तो जिसको जैसा जाना आना है वो जा आ सकता है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा काम और करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने, ठीक। चलिए सर, एक चीज क्लियर है, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल से कुछ फाइनली रिजल्ट निकालेंगे, ठीक। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं सर? दूसरा केस एक जनरल केस बनाते हैं। जनरल मैं हो सकता है कि पूरी बात ना कर पाऊं,
है ना। और मैं तुम्हें अपने इस जनरल केस को अपने गिवन केस से जो अभी तुमने किया है उससे एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूं। जो मैंने अभी केस बनाया था बहुत ही इत्मीनान से सीधा केस बनाया था, आप समझिएगा बात को, बहुत शराफत के साथ। और तुम्हें पता है मेरी आदत क्या है, जो मैं खुद करता हूं वो सिंपल रहता है और जो तुम्हें करने के लिए देता हूं वो टफ होता है। तो तुम्हारे सामने केस रख रहा हूं वो ये, और तुम खुद समझना, ए भी नहीं रखेंगे यार, ए से ज्यादा अच्छा एक्स वाई जेड होगा ना। एक्स ए गिव्स वाई बी सी, नहीं वाई के बाद क्या आता है, जेड, जेड सी। ये हमारा रेट कांस्टेंट K1 है और ये हमारा रेट कांस्टेंट K2। अब ये सेम केस है सर आपके सामने, मुझे वो 6 बातें कैलकुलेट करके बता दो जो मैंने तुमसे पूछी थी। 6 के 6 बातें कैलकुलेट करके बता दो, मजा आ जाएगा सर। करके देखते हैं सर। आप जो भी कुछ करना है तुम अपने हिसाब से प्रूव करो, जो भी तुम्हें करना है अपने हिसाब से करो, लेकिन एक चीज क्लियर है जो मैं तुम्हें बता सकता हूं वो यही है कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट फिर से K1 प्लस K2 निकल के आएगा। टी हाफ की वैल्यू वैसे ही निकाली जाएगी जैसे निकाली जाएगी। ए का जो अमाउंट है वो भी देखकर हम देख लेंगे कैसे निकाला जाएगा, और अल्टीमेटली सब कुछ वैसे ही होगा सर। कुछ कुछ चेंजेस आएंगे जहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हमें नजर आएंगे। तो अगर ये कहा जाए कि भाई साहब जरा ओवरऑल के रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो फिर वही है सर, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ओवरऑल डिफरेंशियल रेट लॉ से निकलेगा। और ओवरऑल डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे बनाएंगे वो सोचने वाली बात है इस बार। तो मैं चाहूं तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मुले भी लिखवा सकता हूं, तुम अपने फॉर्मुले से काम चला सकते हो, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपनी अकल लगाकर इसको डिराइव भी करके देखें। तो तुम देखना जरा, जो जो ध्यान रखना है वो ये है कि ए के जो खर्चे का रेट है फर्स्ट रिएक्शन में वो कैसे निकलेगा सर। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, फर्स्ट रिएक्शन में भी ए के जो खर्चे का रेट है वो एक्स की मदद से निकल के आएगा। आप जरा समझिएगा बात को, कैसे सर, इस रिएक्शन का जो रेट है वो है -1/x dy/dt रिएक्शन के रेट की। तो ए के खर्चे का रेट क्या होगा सर, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप अगर डिराइव ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगी, -da/dt 1 इज इक्वल टू एक्स टाइम कंसंट्रेशन x इंटू K1 इंटू ए। बिल्कुल सही है सर, जरा समझना क्यों, क्योंकि सर x को जब आप नीचे लेके जाएंगे तब आपका रिएक्शन का रेट बनेगा -1/x da/dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए, जैसे होता है। लेकिन सर आपको तो ए का खर्चा चाहिए, तो ए का खर्चा होगा सर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से सेकंड रिएक्शन में ए का खर्चा क्या होगा सर, सेकंड रिएक्शन में जो ए का खर्चा होगा वो होगा -da/dt 2 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू K2 इंटू ए। बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर आप ओवरऑल खर्चे की बात करते हैं तो जो ओवरऑल खर्चा निकल के आएगा वो इन दोनों को जोड़ के निकलेगा, दैट इज -da/dt विच इज इक्वल टू -da/dt 1, बहुत बढ़िया, प्लस -da/dt 2, और भी बढ़िया। मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं, और बुक्स वगैरह में इसके डेरिवेशंस के बारे में या इस लेवल पर डिस्कशन ही नहीं करते वो, समझो बात को। तो इस बात को समझने की कोशिश करो तसल्ली से एकदम, कि सर यहां से तो मुझे ये समझ में आता है कि दिस इज एक्स टाइम्स, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स और ए कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज एक्स टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू ए। सर ये आ रहा है सर, दिस इज -da/dt नेट। सर ऐसे तो गड़बड़ हो गई ना सर, क्या गड़बड़ हो गई सर, अब जो रेट कांस्टेंट आ रहा है वो x टाइम्स K1 प्लस K2 आ रहा है, यानी ए का जो स्टॉइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि सर दिस इज नॉट डिफरेंशियल रेट लॉ। क्यों सर? डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन है जो रिएक्शन के रेट को रिलेट करती है, ए के कंजम्पशन को नहीं। तो सर रिएक्शन का रेट तो 1/x da/dt माइनस में होगा, तो इसका मतलब x को नीचे ले जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी -1/x da/dt is equal to K1 plus K2 into A. Now this is your differential rate law. तकलीफ तो होगी लेकिन समझ सकते हो। This is your differential rate law. Why? Because you are relating rate of the reaction with the concentration of the reactant. Now this is the rate of the reaction which is related with the concentration of the reactant with some constant that is K1 plus K2. Now again the net rate constant is what? So the net rate constant is K1 plus K2. कुछ समझे बात को, यानी कुछ भी कर लो सर, नेट रेट कांस्टेंट यानी इस पन्ने पर तो K नेट ही आएगा सर, K1 प्लस K2। यह है हमारा पहली बात जो मैंने तुमसे याद करने के लिए बोली थी, यह है वो मेरी पहली बात। क्लियर है? यह है मेरी पहली बात। और जब पहली बात यह है तो दूसरी बात भी यही है सर, दूसरी बात तो यह होनी है, इसमें क्या सोचना है, क्या सर, 1/t½ नेट is equal to 1/t½ 1 प्लस 1/t½ 2। ये तो होना ही है, बिल्कुल सही।
ये दूसरी बात हो गई सर, ये मेरी सेकंड बात हो गई। क्लियर है? अब अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि सर हमारा ओवरऑल ए का अमाउंट टी टाइम के बाद, तो सर डिफरेंशियल रेट लॉ आपके सामने है सर, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो मेरी बात समझो, ये एक्स जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, आप समझ रहे हैं? तो अब जो आपका रेट कांस्टेंट, जो अब आपका इंटीग्रेशन में के आगे चलेगा, वो क्या चलेगा? एक्स। लीजिए सर, डायरेक्ट लिख देते हैं, पढ़े लिखे तो हो। AT इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स टाइम्स K1 प्लस K2 इंटू टी। यह है हमारी तीसरी बात। पढ़े लिखे हो तो कर करके देखना सर, यह आपकी तीसरी बात। अब आता है सर बी और सी का मोलर रेशो। सर वो तकलीफ है सर, बी और सी का मोलर रेशो कहां से निकालोगे? सर वैसे ही निकालूंगा भाई, वैसे ही निकालूंगा जैसे अभी निकाला था। कैसे निकालेंगे सर बी और सी का मोलर रेशो के लिए? आपने सबसे पहले क्या लिखा? माइनस क्या लिखना था? बी और सी के मोलर रेशो के लिए ये जो आपकी इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख रहे थे सर? इसी इक्वेशन को आप लिख सकते थे -1/y/db/dt। आप समझ रहे हैं? यानी कि अगर मैं ये लिखूं तो ये हो जाएगा -dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए इंटू एक्स, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस इज 1/y dB/dt। और इसी तरह से माइनस, ये हमारा फर्स्ट था, माइनस dA/dt2, उसको आपने क्या लिखा था? x टाइम्स K2 इंटू ए विच इज इक्वल टू 1/z dC/dt। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमने जिस तरह से वहां आपस में डिवाइड किया था, वैसे ही सर यहां भी आपस में डिवाइड कर देते हैं। और जब आप यहां आपस में डिवाइड करेंगे तो सर ये एक्स वैक्स ए वे सब कैंसिल हो जाएगा। और यहां से मुझे समझ में आता है कि इस बार जो है BT बाय CT की जो वैल्यू है वो क्या निकल आएगी सर? वो आ जाएगी YK1 अपॉन ZK2। एक बार चेक करके देखना भाई। और ये हमारी आ गई चौथी बात। चेक करके देख लेते हैं सर, जब आप डिवाइड करेंगे तो सर ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा। चलो यहीं करके देख लेते हैं सर, ये ए गया, एक्स गया, तो K1 के साथ तो Y आ जाएगा और K2 के साथ Z आ जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा dB/dC की वैल्यू K1Y इंटू K2Z। यानी करा क्या? करा कुछ भी नहीं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यानी बी और सी का मोलर रेशो दिस अपॉन दिस से निकाला जाता है। बात खत्म। समझ रहे हो बात को? यह हमारी चौथी बात। फिर पांचवी बात इंटरेस्टिंग है सर। पांचवी बात तुम्हें खुद से निकालनी है। तुम मुझे कल की क्लास में यह बात दिखाओगे करके, क्योंकि कल हमारी ये आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। तो कल तुम्हें मुझे ये करके दिखाना है और ये सब टफेस्ट लेवल होगा। कल तुम्हें मुझे ये बताना है और मैं तुम्हें सिर्फ यही एक होमवर्क दे रहा हूं, प्लस कुछ सवाल इसी पैरेलल रिएक्शन से रिलेट करते हुए। वो ये है कि आपको मुझे ये बताना है इस केस के लिए बीटी की वैल्यू कितनी है और सीटी की वैल्यू कितनी आएगी। बीटी और सीटी की एग्जैक्ट वैल्यू, रेशो तो ठीक है सर, रेशो इज वाई K1 अपॉन ZK2, ठीक। लेकिन बीटी सीटी की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैंने पहले वाले केस में तुम्हें बताई है। तो आप उसी को फॉलो करते हुए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है सर? सबके समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ पाए कि सर ये तो वही हो गया सर, सर में दर्द हो गया सर, मजा आ गया सर, सर में दर्द, एक सेकंड सर, एक बार करेंगे सर, मेरा मन कर रहा है सर, क्लास खत्म होते ही दोबारा करूंगा सर, लेकिन अभी एक क्लास है उसके बाद कर लूंगा। समझ रहे बात को? लेकिन जो करेगा वही सीखेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये FSGH जैसे चाहो वैसे कह सकते हो। तो इसको तुम समझने की कोशिश करो। हम हर लेवल पर बात करेंगे। कल हम दो और कॉम्प्लेक्स केसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक हमारा सीक्वेंशियल रिएक्शन होगा सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सर। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद। क्लियर? करोगे भाई? शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार चैट खोल लेते हैं, क्योंकि चैट का वो जो डाउट्स हैं उसमें तो दर्द ही दर्द होगा सर। डाउट में तो दर्द ही दर्द है। मजा आ गया। अरे क्या बात कर रहे हो यार,
ये तो बहुत अच्छी खबर हो गई, मजा आ गया, ओ माय गॉड सर बेस्ट। और एक आदमी लिखा गलत लाइन आ गए हूं, गलत लाइन में आ गया हूं, शौर्य कॉस्मस कह रहे हैं गलत लाइन में आ गया है। हाँ, तुम गलत लाइन में नहीं दोस्त, गलत आदमी के साथ फंस गए, तुम समझो बात को। सर आज का क्लास मस्त है, बहुत बढ़िया, काम तमाम सर, धन्यवाद, हे सर, मजा तो आया है सर, एवरीथिंग इज क्लियर, गुड गॉटेड एक्सप्लेनेशन सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये सब वो बच्चे हैं, ये सब वो लोग हैं जो जो जीरो लेवल से उठते गए और उसके बाद उनको धीरे धीरे लगा अरे ये तो वो वाला आसान आसान, ये अच्छा, आप समझ रहे, जो शुरू से ही मरे पड़े हैं वो कर ही नहीं रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि यार ये लेवल कहां से आ गया, क्योंकि उन्होंने अपना लेवल इंप्रूव ही नहीं किया। हम अपने पिछले 10 क्लासेस से अपने लेवल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर हम आज भी वही A0 80 के पीछे पड़े हैं सर, हमें दिखाई नहीं देता सर लॉग की वैल्यू कैसे निकालें, सर लॉग 8 कैसे निकलेगा सर, आज भी मैं उसी गुणा भाग में फंसा हुआ हूं। कैसे सीखोगे, कैसे सीखोगे, क्योंकि आप भरोसा नहीं रखते। एक बार भरोसा तो रखो अपने आप पर, हम पर, तुम देखो कितना फर्क पड़े, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, आज तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मैं तुम्हें होमवर्क भी दिखा रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं। ये देखिए, ये सवाल हो गया कि K1 K2 K3 दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है नेट के क्या होगा। अभी बताया नेट के की वैल्यू इंडिविजुअल के को जोड़ के निकलती है, चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोशियोमेट्रीज। देख रहे थे तुम सर, पहले वाले केस में भी के नेट की वैल्यू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, इस वाले केस में जो अभी तुमने किया उसमें सारी स्टोशियोमेट्री तुमने XYZ ले ली, फिर भी आंसर K1 प्लस K2 निकल के आया। यानी चाहे इक्वेशन कैसी भी हो, पैरेलल रिएक्शंस के लिए के नेट की वैल्यू K1 K2 K3 K4 के सम से ही निकाला जाता है। सर ये सवाल है, अपना धीरे से सॉल्व कर लीजिएगा, ये सवाल अपना धीरे से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वो सवाल है जो जेई ने पूछा था, 2 टी हाफ दे रखी हैं और हमें नेट टी हाफ निकालनी है, ये जेई ने सवाल पूछा था। आप समझिए बात को, ओवरऑल 50% कंजम्पशन कैसे निकाले सर, ओवरऑल टी हाफ वैल्यू कैसे निकाले इंडिविजुअल टी हाफ की मदद से, तुमने सवाल देख लिया है, समझ लो बात को, करने की कोशिश करना। ये मैंने बनाया है एक खूबसूरत सवाल, इसको भी करने की कोशिश करना, ये मैंने बनाया है, बढ़िया सवाल एकदम ठीक, ये हमसे पूछा जा सकता। इसी तरह के 2 एक सवाल और हैं जो टफ हैं, एक आध अच्छे सवाल हैं, इनको करने की कोशिश करना, और उसके बाद कल की क्लास में मुलाकात करेंगे। कोशिश करो, मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन वही वाली बात आती है सर, हम अपना मोड बंद करके बैठ जाते हैं सर, हम केमिस्ट्री में अपना मोड बंद कर देते हैं सर। और जब हमें ये लगता है सामने वाला कि अरे नहीं यार, सामने वाला तो अब अबव लेवल, समझ बात को, कट्टर लेवल, एडवांस लेवल टीचर है सर, ये बवाल लेवल टीचर, उस टाइम हम अपना मोड खोल देते हैं सर। लेकिन अगर हमें लगे कि सामने वाला तो फिर हम अपना मोड बंद रखते हैं, क्योंकि सामने वाले ने गलती से अगर इस तरह की कोई बात कर भी दी तो हम समझेंगे नहीं सर, हमें नहीं समझना। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं भाई साहब, आप नॉर्मल रहें, आप हर सब्जेक्ट को एक जैसे समझे भाई। कहीं किसी सब्जेक्ट में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए या मुश्किल बात आ जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया करिए। मुश्किल इन द सेंस यही तो है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा करिए, मेहनत करिए, थोड़ा सा जोर मारिए, जम के कोशिश करिए, समझ रहे बात को। हाँ, मैथ्स की क्लास है, बिल्कुल सही है। तो अब मैथ्स की क्लास आप करते हैं, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। तो हम आज इतनी बात करेंगे, कल की क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, जम के कोशिश करेंगे, मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।